आओ बेटा शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटे आज की क्लास जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे ना बीच बीच में रिवीजन होगा। पहले मैंने सोचा था कि बहुत लंबा रिवीजन कराऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, रिवीजन की वीडियो हमारी ना छोटी रहनी चाहिए। तो अभी तक का जितनी चीजें हुई हैं उसको हम क्या करेंगे, आज रिकॉल करेंगे बस। ठीक है, आइए जरा शुरू करते हैं। फिर शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। आइए, अभी तक बेटे हमारे जो चैप्टर हुए हैं, देखिए एक बार फटाफट से, एक बार जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा रिपोर्ट देंगे किसका, सिलेबस का, और फिर देखेंगे कंटेंट हमारे क्या क्या वहां पर हो गए थे। लीजिए, बेटे अपने इंस्टीट्यूट की सिलेबस की पीडीएफ है, जरा फटाफट से चेक करो। देखो जी, मैं यहाँ पर थ्योरी तो नहीं करा रहा हूँ, थ्योरेटिकल जो वीडियो है वो तो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। मैं आपको वो लिंक शेयर करने के लिए मैंने आपसे कहा भी है, मैं कर दूंगा, लेकिन किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट नहीं करी अभी तक, तो मैंने इसलिए नहीं की। आइए जरा, मेरे चैनल पे डली हुई है। आइए, अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा हो चुका है, एक तो हमें इसका रिवीजन करना है। इधर हमारा बीआरएस हो चुका है, बीआरएस का रिवीजन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा इधर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर हो चुका है, इसका रिवीजन करना है हमें। ठीक है, वो दोनों तरह से, क्या, विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट। अभी हमारा बेसिक में तो यही हुआ है जी। पार्टनरशिप अलग चल रही है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अलग रखेंगे उसकी बात। ठीक है जी, तो मैं शुरू करता हूं जी। ये है जी हमारा आज का टारगेट। ठीक है, अब देखो बेटे, रिवीजन के दो दो तरीके होते हैं, दो स्टेज पे, अलग अलग स्टेज पे रिवीजन होता है। सामने देखो, दो अलग अलग स्टेज पे रिवीजन होता है। पहला रिवीजन जो हम ड्यूरिंग द क्लास करते हैं कि भाई चलो 4-5 चैप्टर हो गए, एक रिवीजन कर लेते हैं। उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिवीजन। क्या होता है बोलो, सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिवीजन, धूल हटा देना जो अभी अभी चढ़ी है, ताजी ताजी। ठीक है, ये जो पर्पस यहाँ पर क्या है रिवीजन का, पर्पस, पहले बेटे पर्पसफुल होना जरूरी है हर चीज के लिए। पर्पस क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट रिवीजन ओनली, कॉन्सेप्ट रिवीजन ओनली। बेटे एक रिवीजन होता है हमारा सिलेबस खत्म होने के बाद में। कौन सा, सिलेबस खत्म होने के बाद में। तो जो सिलेबस खत्म होने के बाद में जो रिवीजन होता है, उस रिवीजन में क्या होता है बेटे, आफ्टर फुल सिलेबस, एक मिनट। और दूसरा रिवीजन होता है बेटे जो हमारा पूरा सिलेबस होने के बाद में होता है, वो होता है कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस के सिलेक्शन भी होना। तो अभी जो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं वो है ड्यूरिंग द क्लास का रिवीजन। कौन सा रिवीजन बोलो, ड्यूरिंग द क्लास। यहां पर आपके लिए क्वेश्चन का सिलेक्शन मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ मैटर करता है वो है कॉन्सेप्ट का रिवीजन। चलिए जी, आइए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। सबसे पहले जेनेट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, और इसी के साथ में टाइप्स ऑफ अकाउंट। जेनेट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, और इसी के साथ में टाइप्स ऑफ अकाउंट। फटाफट से आओ बेटे, लो जी। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो हमें रिवाइज करनी होती है एग्जाम टाइम पे, जेनेट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसमें ऐसी कौन सी बात होती है जो हमें रिवाइज करनी होती है। आइए जरा, सबसे पहले तो जेनेट्री की बात करो बेटे, किसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स। बेटे कुछ इसमें आप ये सोचो अगर खाली न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बेस है इसमें तो गलत है। इसमें आपका थ्योरेटिकल बेस ज्यादा है। ये जो पोर्शन है बेसिक का, इसमें आपका थ्योरेटिकल बेस ज्यादा है। तो जो क्वेश्चंस फटाफट से जो थ्योरी के बनते हैं, मैं क्विकली रिकॉल करा रहा हूँ। किसको बोलते हैं
गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। भाई जो हमारे रूल थे ना, कौन कौन से बोलो? So debit what comes in, यस, debit all expenses. वेरी गुड। जो ये हमारे रूल थे डेबिट और क्रेडिट वाले, इसमें जो तीनों रूल हमने पढ़े थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। आइए जरा, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसी का ठीक अपोजिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटे ये मैटर करते हैं यहाँ पर। पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव हमेशा हमारा फुलफिल रहना चाहिए कि हमारा जो रिवीजन का पर्पस है वो क्या है। यहाँ पर अभी तक का किया हुआ सारा रिकॉर्ड, सिर्फ कॉन्सेप्ट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इधर डेबिट द रिसीवर या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स ऑब्लिक गेन्स। क्या डिफरेंस है एक्सपेंसेस और लॉसेस में? भाई मैंने आपको बताया था, एक्सपेंसेस किए जाते हैं और लॉसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगला इसमें रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट में, जो गोल्डन रूल में है वो है Debit the receiver, credit the giver. द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेटे बहुत पहले से ही मैं इस तरह से कराया करता था हर जर्नल एंट्री को इसी तरह से। आज स्टडी मैट ने भी वही तरीका अडॉप्ट कर रखा है, कसम से। पुराना स्टडी मैट भी रखा मेरे पास में, सारे स्टडी मैट रखे हैं 2010 से, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था प्रोफेशनल लेवल पर, फाउंडेशन वालों को भी। स्टडी मैट ने कभी भी जर्नल एंट्रीज को इस तरह से बेसिक से नहीं किया था जैसे इस बार स्टडी मैट आज की डेट में जो आपकी स्टेज पर है। हालांकि अभी भी काफी सारे मिस्टेक्स हैं वहां पर, अपडेशंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अपनी क्लास में हम लोग ये तो बात करते हैं। आओ बेटे, टाइप्स ऑफ अकाउंट की मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ अकाउंट जो इसी के ऊपर डिपेंड होता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट किसके ऊपर डिपेंड होता है? इसी के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी बात हमेशा पता होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट किसका, अकाउंट कौन से खुलेंगे? रिकॉर्ड बेस पे खुलेंगे। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग। ये जो हम बात कर रहे थे ये क्या है बेटा? रिकॉर्डिंग ही तो होती है। जर्नलाइजिंग क्या कहलाती है? रिकॉर्डिंग। जो बिजनेस का डाटा होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या कहलाता है बोलो? ये कहलाती है हमारी रिकॉर्डिंग। क्या कहलाती है बोलो? रिकॉर्डिंग। Recorded. ठीक है। और यहाँ पर हमें रिकॉर्डिंग के टाइम पर दो तरह के रिकॉर्ड होते हैं बेटे। ये जो मैंने आपको एक फुल फॉर्म बताई थी, याद है? डीआर की और सीआर की, कई बच्चों को पता नहीं थी, जबकि कॉमर्स साइड के बच्चे भी थे। बेटे ये थोड़ा सा हमारी लापरवाही रह जाती है, तो इन पॉइंट्स को हमें बहुत ध्यान रखना है। डीआर स्टैंड्स फॉर, बोलो बोलो, डेबिट रिकॉर्ड्स, और सीआर स्टैंड्स फॉर क्रेडिट Credit record. रिकॉर्ड्स। एग्जाम में फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड है, और यही बेसिक चीज है जो मिस कर जाते हैं बच्चे। कई बार तो बच्चों को यही समझ नहीं आता इसमें रिवाइज क्या करें, जेनेंट्री, लेजर, ट्रायल रिवाइज क्या करें। तो बेटे मैं आपको पहले वो की पॉइंट्स रिवाइज करा रहा हूं जो आप लोग रिवीजन में अक्सर मिस कर जाते हो। आइए, जेनेंट्री से ही हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट भी कवर होंगे। आइए जरा, अब टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारा टोटली बेस्ड था किसके ऊपर? रूल के ऊपर। जहां पे जो रूल लग रहा है, जैसे जहां पर रूल लग रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये है हमारा रियल अकाउंट। क्या? रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट। बेटे रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाते, जहां पर हमारी ओनरशिप का आना बनता है। क्या कहा मैंने? ओनरशिप का। बेटे हो सकता है वो टेंजिबल हो और हो सकता है वो इनटेंजिबल हो, ध्यान रखना। हो सकता है वो टेंजिबल हो और हो सकता है वो इनटेंजिबल हो। याद है आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट का चार्ट? वो चार्ट बहुत मैटर करता था इसी के ऊपर, और वो बहुत बहुत सारी चीजों को एक साथ मैंने आपको एक ही चार्ट में कराया था। तो वो ही चार्ट खोलना है दोबारा अभी थोड़ी देर बाद में। मतलब रिवीजन करने का यही एक तरीका है। हाँ यही एक तरीका है। जेनेंट्री मत खोलने बैठ जाना, जेनेंट्री से वो वाली खोलना जो जीएसटी वाली है बस। अदरवाइज बाकी जेनेंट्री कभी डिटेल में रिवाइज नहीं करना। हाँ ये करना जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। आइए जी, डेबिट और एक्सपेंसिव लॉसेस।
आइए जरा, यहाँ पे क्या है हमारा, ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है बोलो, नॉमिनल। मैं जो ये क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, जो मैं ये क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ये मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन से बेसिस पर, ट्रेडिशनल मेथड बेसिस पर। कौन सा बेटे, ट्रेडिशनल मेथड बेसिस पर। कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट बोलो, ट्रेडिशनल मेथड बेसिस पर। और ट्रेडिशनल मेथड बेसिस पर हमने जो बातें की वो तीन तरह के टाइप्स ऑफ अकाउंट है, बोलो कौन से, नॉमिनल, रियल रियल, पर्सनल। और पर्सनल। ठीक है, आइए जी, ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं इसको। आइए जी, एक और नाम है इसका ब्रिटिश, बताऊंगा अभी, जो अंटू तुम पूछ रहे थे। आइए जी, नॉमिनल, ये क्या है, क्रेडिट और इनकम्स गेन्स, ये भी क्या है बेटे, नॉमिनल मतलब नाम मात्र। एक है बेटे डेबिट द रिसीवर मतलब पर्सनल। अभी आता हूँ, माइक बंद रखना, अभी नहीं बात करेंगे। क्रेडिट द गिवर भी क्या है, पर्सनल, जहां पे किसी पर्सन के होने का एहसास होता है। अंटू 2 मिनट, ठीक है जी, आगे आते हैं। बेटा ये क्लासिफिकेशन था हमारा किस बेसिस पर, ये हमारा क्लासिफिकेशन था ट्रेडिशनल बेसिस पर। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को बेटे ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। हमारा स्टडी मेट भले इस बात को नहीं बताता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, इसी का एक और नाम भी होता है, इसी का बेटे एक और नाम भी होता है, जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। हर बात की दो बात, याद है मैं तुम्हें हर बात को क्या कहता था कि बेटे दो बात में बोलो, दो बात में बोलो। वो ऐसे ही नहीं थी, मैंने कभी भी क्लास में कोई भी बात बोली है ना, तो वो बहाने से सही लेकिन वही बात बोली है जो हमारा स्टडी मेट कहता है। टेक्निकल चीज को अगर बोलोगे ना, फिर टेक्निकली समझो, तो आधे से ज्यादा तो सांसें वहीं फूल जाती हैं। हाँ, अगर टेक्निकल चीज को ये बोलो कि ये देखो देखो कितनी सी सिंप्लीफाइड चीज है, तो वो चीजें आधी वहीं पे ही कॉन्फिडेंस में आ जाती है कि हाँ भाई हम समझ नहीं आराम से। तो डबल एंट्री सिस्टम भी इसी को बोला जाता है, हर चीज की दो बात, हर चीज का दो इफेक्ट। आइए जी, अब सुनिए मेरी बात, ये हम क्लासिफिकेशन जो करेंगे ये तो है बेटे ट्रेडिशनल बेसिस पर। इस स्टेज पर जब क्लासिफिकेशन होती है तो वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कहलाती है। ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं इसको, डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। जब बैलेंस शीट बन जाती है उसके बाद में आता है हमारा मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। यानी कि जब बैलेंस शीट के बेसिस पर हम लोग बांटते हैं असेट से रिलेटेड अकाउंट, ओनर से रिलेटेड अकाउंट, लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट, वो होता है बेटे अमेरिकन तरीका। हमारे यहाँ होता है ना, क्या करते हैं, ज्यादातर चीजें उसी को मॉडर्न बोलने लगते हैं जो अमेरिका वाले कर रहे हैं, उसी को अडॉप्ट करने लगे। तो इसीलिए ध्यान रखना, मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, आइए जी, तो मैं बढ़ता हूं आगे। पहले मैं आपको वो पॉइंट रिवाइज कराऊंगा जो अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं। तो हमने पढ़ा जनरेटरी, लेजर, स्टाइल बैलेंस में। अभी जनरलाइजिंग का जो तरीका है, रिकॉर्डिंग। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो क्या है बेटे, लेजर को क्या, यहाँ पे क्या होता है बेटे, रिकॉर्डिंग। फिर क्या होता है बोलो, क्लासिफाइंग। याद है आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दी थी। Accounting is an art of recording, classifying, summarizing transaction and events in the significant manner, in such a manner, ठीक है ना, which have at least part of financial character। वो जो टेक्निकल डेफिनेशन थी वो टेक्निकल सिर्फ देखने में थी, लेकिन अगर आप देखो वो बड़ी प्यारी मजेदार डेफिनेशन। अकाउंटिंग एक आर्ट है ना, किस चीज की रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है, किस आर्ट से हम लोग उसको रिकॉर्ड कर पाते हैं, किस आर्ट से हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगली जो स्टेज थी बेटे क्लासिफाई, वो किसके लिए थी, लेजर के लिए, ठीक है। फिर बात होती है किसकी, रिपोर्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। फिर जो अगली स्टेज आती है बेटे वो क्या आती है, समराइजिंग। अब जनरेटरी में चलो ठीक है, रूल समझ में आता है कि गोल्डन रूल किसको कहते हैं, ये हमारे लिए रिवीजन की लायक बात है ना। टाइप्स ऑफ अकाउंट इसके ऊपर बेस्ड है, ये हमारे लिए रिवीजन की लायक बात है। जरा लेजर और ट्रायल बैलेंस से बात करते हैं। आइए बेटे, जब बात करते हैं लेजर के अंदर रिवाइज करने की, लेजर बेटा, लेजर के अंदर क्या होती है बेटे, हम लोग क्या करते हैं बोलो, पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं बोलो, पोस्टिंग करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक टर्म है बेटे टोटलिंग। कौन सी टर्म है बोलो, टोटलिंग। और ये कहां पर आती है बेटा, जो भी हमारा लेजर होता है
जो भी हमारा लेजर होता है, अच्छा एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ लोग, जनरल एंट्री में जो कॉलम होते हैं उसी के बेस पर हमें आगे बढ़ना है। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, मैं इनका नाम लिख देता हूं पहले, फिर इसी के आगे हम क्या करेंगे, लेजर वाले कॉलम खींचेंगे और यहीं से हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को क्लियर करेंगे। क्या चीज रिवाइज करनी है, क्या सर हम सारे क्वेश्चन रिवाइज करें, क्या सर हम सारे के सारे चीजें, अभी जो रिवीजन चल रहा है वो कॉन्सेप्ट का रिवीजन चल रहा है, ना कि क्वेश्चंस का भी जो पूरे क्लास ओवर होने के बाद होता है। बेटे जब जनरल एंट्री है तो उसका अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। आइए यहाँ पर सबसे पहला कॉलम क्या होता है बोलो, डेट। दूसरा क्या होता है बोलो, पार्टिकुलर्स। इधर क्या होता है, इधर क्या होता है कोई बताएगा, बोलो। एलएफ JF। नहीं, एलएफ। जनरल एंट्री वाला किसको किसको नाम आवाज लगाएगा, लेजर वाले को, और लेजर वाला किसका नाम लगाएगा, जनरल एंट्री को। ये गलती होती है, मैं भी पढ़ता था तो हमें भी हमारे सर ने मैडम ने बताया नहीं था में, वो शायद मिस कर गए या हम ही मिस कर गए, हमारी गलती होगी, हमने ध्यान से सुना नहीं होगा क्लास में। तो मैं भी यहाँ पर जेएफ लिखा करता था जब मैं पढ़ा करता था, तो मुझे पता है कि क्या गलती वहां कहाँ पे हो सकती है, इसीलिए मैं आपसे वो बातें बता रहा हूँ जहां दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर बेटे जनरल एंट्री के अंदर हम लोग जो बात करेंगे, जनरल एंट्री के अंदर जो लेजर फोलियो नंबर होता है, क्या होता है, एलएफ नंबर मतलब लेजर फोलियो नंबर, ये बताता है कि भाई लेजर वाला जो रजिस्टर है ना, हाँ, वहां पर कौन से फोलियो नंबर मतलब पेज नंबर पे जाकर के आपको मिलना है, उसके लिए इस चीज का खाता देखना है तो वहां जाकर के देखो लेजर फोलियो नंबर। फिर यहाँ पे क्या है बेटे, अमाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या है बेटे, अमाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, अब ये तो रही बात जनरलाइजिंग की। सर जनरल एंट्री वाले पेज में रेफर किया किसको, लेजर फोलियो के लिए, हाँ लेजर वाले। एक्चुअली क्या है ना, जब तक आप इस यहाँ पर एक छोटी सी चीज माइंड में नहीं लेके आओगे, इमेजिन करो जो पुरानी फिल्में होती थी, हिंदी फिल्में जो हमने देखी है, वहां पर अक्सर जो हीरो होता था वो गांव के महाजन से उधार लिए बैठा रहता था, और वहां पर क्या होता है, एक बही में उसका ब्याज ब्याज का सबका हिसाब किताब लगाया जा रखा होता था। वो जो उस टाइम खाते हुआ करते थे, वो जो इतने बड़े बड़े रजिस्टर हुआ करते थे, उनको बोलते थे खाता बही। क्या बोलते थे, खाता बही। बेटे एक छोटा रजिस्टर हुआ करता था, फिल्म में तो हमें दिखाया नहीं जाता, एक छोटा रजिस्टर हुआ करता था जहां पर जनरेटर लिखा करते थे। एक और बड़ा रजिस्टर होता था, जब फिल्म में हीरो आता था ब्याज का हिसाब किताब देने, तो मुनीम जी कहते थे निकालियो भाई इसका हिसाब किताब। तो क्या करते थे, वो पन्ने खोल के फलाना वाले पेज नंबर पे जाकर के तब देखता है, तो वो फोलियो नंबर यानी पेज नंबर होते हैं, तो पन्ने पलट के देखेंगे कौन से पेज पे उसका सारा हिसाब किताब एक जगह देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं बेटे फोलियो, पेज नंबर। तो एक रजिस्टर जनरल वाला है, उसमें तो हम लिख रहे हैं कि डेली हमारा क्या हिसाब किताब है, क्या हो रहा है, आज कितना कैश आया, इतना गया, इतना वगैरह, फिर किससे आया, उसका नाम के साथ में उसका पेज नंबर लिख दिया जाता था कि अगर हम इसका देखें हिसाब किताब तो लेजर वहां पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन लेजर में भी तो फिर जनरल का रेफरेंस दिया जाता होगा, तो ये जो लेजर है, लेजर उसका फॉर्मेट बेटे ये है। फिर इसके अंदर हिसाब किताब दिया था कि भाई ये एंट्री आई तो फलाना पेज से आई वहां से, तो दोनों एक दूसरे को आवाज लगाया करते थे। जनरल आवाज करता है किस लगा करके किसको बुलाता बताता है, ये है बेटे लेजर। तो जनरल ने आवाज किसको लगाई, लेजर को। लेजर किसको आवाज लगाएगा, जनरल को। तो यहां पर जो एक कॉलम होता है, पहले तो कॉलम कौन सा बोलो बेटे, डेट। दूसरा पार्टिकुलर्स। तीसरा नंबर कौन सा होगा, ये एलएफ लिखू ना ना, ये होता है बेटे जेएफ। क्या होता है, जेएफ नंबर। कौन सा नंबर होता है बोलो, जेएफ नंबर। अक्सर 11th में गलती से एक ट्रेडिशन चला हुआ है प्रैक्टिस का कि वो दोनों जगह पर एलएफ 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 नंबर लिख रहे होते हैं, तो वो गलती हो रही होती है। ठीक है जी, इधर आते हैं, अमाउंट डेबिट, ये क्या आ गया अपना, डेट, पार्टिकुलर्स, ये एलएफ नहीं सॉरी जेएफ नंबर, और ये हो गया बेटे अमाउंट क्रेडिट। अगली बात बेटे, जो हमें रिवीजन करने लायक बात है, पहले मैं वो बात आपको बता रहा हूँ। तो भाई हमने पढ़ा जनरलाइजिंग,
अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग मतलब हमने जनरल एंट्री की बात की जिसके रूल्स के बेसिस पे हमने बात की, फिर क्लासिफाइंग की बात की जो भी अभी हमने किया, ये क्या था, क्लासिफिकेशन था। अब है बेटे समराइजिंग, है ना, समराइजिंग, समराइजिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है। समराइजिंग मतलब क्या, मतलब अरे बेटे ट्रायल बैलेंस, हमने इतना सारा काम किया फिर हमने क्या किया, इसकी एक समरी तैयार कर ली, क्या कर ली बोलो, एक समरी तैयार कर ली। लेकिन समरी तैयार करने के दो तरीके, एक वो जो हमें आता है, दूसरा वो जो हमको आता तो है लेकिन हम प्रैक्टिस कम करते हैं। पहला तरीका है बेटे ट्रायल बैलेंस का जो है, पहले तो इसके कॉलम देखो, कॉलम कौन कौन से, ट्रायल बैलेंस ये बेटे अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, पार्टिकुलर्स। बेटे इसके कॉलम का नाम पहले देखो, रिवाइज करो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और बीच में किसका रेफरेंस आएगा बताओ, यहाँ पे जनरल फोलियो नंबर आना चाहिए कि लेजर फोलियो नंबर आना चाहिए, सोचो जरा। जनरल एंट्री से बनते हैं लेजर, और लेजर से लेजर, बनते हैं ट्रायल बैलेंस। लेजर फोलियो है वो। इसलिए बेटे यहाँ पर किस कौन सा आना चाहिए, लेजर फोलियो नंबर आता है इसे, एलएफ नंबर। तो होता क्या है, हम लोग ना जनरल एंट्री में भी लेजर फोलियो नंबर देखते हैं, और हमने ट्रायल बैलेंस में भी लेजर फोलियो नंबर रखते हैं, तो बीच में कभी कभी मिस कर जाते हैं, और हम लेजर में भी लेजर फोलियो नंबर लिखने की प्रैक्टिस डेवलप कर चुके थे, तो वो हमारी गलती हुआ करती थी 11th में, तो उसको हमें थोड़ा ठीक करना है। आइए जी, तो ये तो मेथड जो है ये क्या करता है, यहाँ पे एक समरी बनाते हैं जितने भी लेजर्स खुले हैं। जैसे सबसे पहले आप देखोगे कैश अकाउंट का लेजर आपको मिलेगा, क्योंकि बिजनेस में पहली एंट्री हमेशा क्या होती है, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करते हुए। तो हमेशा पहले जो लेजर होते हैं वो कौन से होते हैं, कैश अकाउंट के और कैपिटल अकाउंट के। ऐसे ही दूसरे हैं बेटे, जैसे फिर बैंक अकाउंट खुलता है, जैसे फिर एक्सपेंस होते हैं, गुड्स परचेज होता है, फिर सेल होता है, सबका खाता हिसाब किताब बनाया जाता है, सबके अलग अलग लेजर हो रहे होते हैं। और बेटे फिर क्या होता है, उनकी हमें यहाँ पे डिटेल सबकी लेजर की इकट्ठी उतार लेनी होती है कि भाई ये ओवरऑल लेजर्स हैं, जो ओवरऑल खाते हैं वो ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, बैलेंस आता है, क्या आता है बोलो, लेजर का बैलेंस आता है। लेकिन लेजर में कुछ टोटलिंग टोटलिंग वर्ड है, और एक बैलेंसिंग वर्ड है, और एक है यहाँ पर क्या, हाँ टोटलिंग वर्ड। आइए जरा, होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, लेजर का जब भी कोई कोई बैलेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या करते हैं हम लोग, उसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। ये जो टोटल लगाता है पहले दोनों तरफ का, दिस वर्ड इज कॉल्ड टोटलिंग। बेटे ये थ्योरेटिकल टर्म्स है जिनका हमें क्लियर होना जरूरी है, ठीक है, पूरी तरह से। एक वर्ड है बैलेंसिंग, ऑफ कोर्स बैलेंस निकालना कहलाता है बैलेंसिंग। जैसे मान लिया बाई बैलेंस सीडी आया, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन भी होगा। जब हम लोग सेम ईयर में हर मंथ के बैलेंस कैरी डाउन ब्रोट डाउन कर रहे होते हैं तो हम सीडी बीडी का यूज करते हैं। वो बीडी नहीं, कौन सी बीडी बोलो, ब्रोट डाउन वाली बीडी, हाँ कौन सी का यूज करते हैं हम लोग, हाँ सीडी पे बैठ के बीडी का नहीं, कैरी डाउन और ब्रोट डाउन वाली बीडी का। हाँ हाँ, जब हम लोगों का पेपर का पेज भर जाता है तो हम उसको अगले पेज पे ले जाते हैं, तब हम लोग कैरी फॉरवर्ड ब्रोट फॉरवर्ड का यूज करते हैं। क्लियर, आइए जी, और हमने क्या किया, यहाँ पे बेटे समरी बना दी, ये ओवरऑल समरी, ये इधर का टोटल और इधर का टोटल हमेशा बराबर होगा। अगर हमने जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट किया है, क्या ये इस बात का प्रूफ है कि हमारी अकाउंटिंग सही है, नहीं। बावजूद इसके कि हमारा टॉलरेंस मैच हो, उसके बावजूद भी यहाँ पर कई सारी गलतियां होनी पूरी पूरी तो संभाविक है। जैसे गलती से डेबिट एक अकाउंट के बजाय दूसरे डेबिट में पहुंच गया, ठीक है ना, हो सकता है वो सेम टाइप्स ऑफ अकाउंट हो तो कंपनसेटिंग एरर कहलाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट है तो वो प्रिंसिपल का एरर कहलाता है। आइए जी, ये तो था हमारा कौन सा बोलो, नेट मेथड, कौन सा, नेट मेथड। अगला मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा ना, आप परेशान क्यों हो रहे लिखने में,
बाद में लिखना है तसल्ली से, है ना। आप पूरा ध्यान रिवीजन करने पे ध्यान दें। आइए जी, लो बेटे, ये जो इधर हमारे जो इधर कहानी है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये है हमारा ट्रायल बैलेंस का कौन सा मेथड, टोटल मेथड। एक और नाम इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोस मेथड। इसमें और उसमें फर्क क्या है भाई, यहाँ पर भी वही सारे सारे अकाउंट की समरी बनेगी, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मतलब लेजर सूट के आएंगे सारे सारे, और यहाँ पर भी लेजर फोलियो नंबर होगा, एलएफ नंबर, यहाँ पर भी पार्टिकुलर्स होंगे, यहाँ पर क्या होगा, टोटल डेबिट्स। बेटा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आपके लिए एक नई चीज हो सकती है, हो सकता है आपने बेसिक में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब ध्यान ना दिया। डेबिट्स जैसे कैश अकाउंट में अगर मान लिया, सोचो जरा इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखें, मान ले ये है कैश वाला अकाउंट, लेट्स सपोज, और यहाँ पर जो इधर जो ओवरऑल हमने डेबिट्स किए, ये इन सब का टोटल आया 50,000, लेट्स सपोज। तो ध्यान से, और यहां पर ओवरऑल जो हमने क्रेडिट्स किए, क्या किया बोलो, क्रेडिट किए, और जी इनका जो टोटल आया, इनका टोटल आया मान लिया, लेट्स सपोज इनका मान लिया टोटल आया जी 35,000। कितना है बोलो बेटा, 35,000। आइए मान लिया इसका टोटल आया 35,000। फिर यहां पर कुछ, ये 50,000 में क्या है, 45,000 तो नया नया है, 5,000 पुराना है। ठीक है जी, जरा देखो, जब ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं तो यहां पर एक और कॉलम बनता है, बेटा देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, प्लीज आप रुकना। नहीं, नेट मेथड को टोटल नहीं बोलते। आइए, ये क्या है, जैसे कैश अकाउंट है, लेट्स सपोज, यहाँ पे बेटे ओपनिंग कितना था, वो डेबिट था या क्रेडिट था, डेबिट था या क्रेडिट था, ठीक है ना, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था डेबिट का 5,000 रुपए, एज पर दिस एग्जाम्पल, एज पर दिस लेजर। और बताओ साल भर में कितना डेबिट हुआ, सामने देखो 45,000। जो अगला कॉलम है वो किस बात का है, टोटल डेबिट्स ड्यूरिंग द ईयर, डेबिट्स, इसमें भाई ड्यूरिंग द ईयर 45,000 का डेबिट हुआ। अभी भी बच्चे पेन चला रहे हैं। क्रेडिट साइड की मैं बात करूं तो साल भर में जो क्रेडिट हुआ वो कितना हुआ, 35,000 का हुआ। कितने का बेटा, 35,000 का हुआ क्रेडिट्स। तो यहां पर क्या आ गया अपना क्लोजिंग बैलेंस। बताओ कितने का बैलेंस बचा, 15,000 का। वो कौन सा बैलेंस बचा होगा, कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, वो यहाँ पे लिखेंगे भाई, ये डीआर है कि सीआर है, भैया डेबिट बैलेंस। बेटे दिस इज कॉल्ड टोटल मेथड, ग्रोस मेथड भी बोलते हैं इसको, एक और नाम क्या, ग्रोस मेथड। हालांकि स्टडी मेट में वर्ड नहीं मिलेगा लिखा हुआ, अब पता हमें होना चाहिए ग्रोस मेथड। अब क्या होता है ना कि स्टडी मेट की लैंग्वेज थोड़ा सा टेक्निकल होती है कई बार, तो उसमें कई सारी चीजें देखने को मिलती नहीं, जैसे ब्रिटिश सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि ब्रिटिश मेथड किसको बोलते हैं, ठीक है ना, अमेरिकन मेथड किसको बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेथड है तो हमें उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। एनीवेज आइए, तो ये वो चीजें हैं जो अक्सर बच्चे रिवीजन में मिस कर जाते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, किस चीज को कर रहे हैं हम लोग बताओ, ट्रांजैक्शंस और इवेंट को। बेटे एक थ्योरी का बड़ा फेमस क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन है सर, ट्रांजैक्शंस और इवेंट किसको कहते हैं जी, किसको बोलते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शंस
और इवेंट्स। आइए, किसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट? को बता सकता है मुझे? जल्दी बोलो, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। किसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स? स्वयं, महक, आर्यन, वरुण, अंटू, बेटे सारे बच्चे बताओ। सार्थक कहाँ गया आज? लगता है वो पार्टनरशिप की क्लास देके बेहोश पड़ा है। अच्छा, 2 लेक्चर देख लेना आज उसने। आओ जरा। मैं बताऊं? हाँ बोलो ना बेटा। ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें 2 साइडेड एंट्री होती है, डेबिट और क्रेडिट, और इवेंट्स मतलब सर जो सिंगल आवाज साइडेड क्लियर एंट्री नहीं आ होती रही है। आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं क्लियर है। अभी बताओ बेटी, अब ऑडियो ओके है? यस सर। हाँ जी सर अब ठीक है। ओके ओके, बता दिया करो क्योंकि ऑडियो बहुत मैटर करती है इसमें। बेटा तुमने जो बताया, महक ये बताया कि ट्रांजैक्शन मतलब डबल एंट्री है, बोथ साइड। यस सर। सर ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि कुछ भी हैपन हुआ हो, किसी भी टाइप की हमने ट्रांजैक्शन या कैश किया, एक्सपेंसेस किए, वो ट्रांजैक्शंस में काउंट होता है। बारिश हो गई हो, अभी ट्रांजैक्शन है ऐसे ही। नहीं नहीं लाइक अकाउंटिंग लैंग्वेज है, कैश सेल परचेज करना, पेमेंट्स करना, वो स्वयं, ट्रांजैक्शंस। वेरी गुड। स्वयं, आर्यन, यस सर। जल्दी बोलो ना बेटे, पार्टिसिपेट किया करो सारे बच्चे। वो गलत भी होगा, बोलो तो सही। अंटू, आओ बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। बेटे ट्रांजैक्शन हमेशा, ट्रांजैक्शन के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये है एक्सटर्नल लोगों के साथ आप जो भी करोगे वो करोगे आप ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना सबसे मेन पॉइंट, एक्सटर्नल। और जो आप सेल्फ करोगे दैट इज योर इवेंट। आप सेल करोगे, परचेज करोगे, अपने आप को तो नहीं कर सकते ना। आप कैश रिसीव करोगे, सर मैं तो सुबह से शाम तक कैश रिसीव करता रहता हूँ, कहां से? अपनी दूसरी जेब से निकालता हूँ, इस वाली जेब में डालता हूँ, ये थोड़ा होता है। दिस इज कॉल्ड इवेंट। ऐसे तो मैं लाखों रुपए कमाता रहा हूँ, दिन भर में मेरे यही काम रहेगा। फिर तो मैडम कहेंगे घुमा ला, रुको पहले मैं घूम रहा। बेटे दिन भर मैं तो इसी में घूमता रहूंगा अगर ऐसी कमाई होने लगी। ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन हमेशा एक्सटर्नल लोगों के साथ में होती है और इवेंट हमेशा सेल्फ होती है। अगली बात, ये हमारी साल भर चलती रहती है। क्या? ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्यूरिंग द ईयर हम लोग इसकी एंट्री करते रहते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हम लोग क्या करते रहते हैं? ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। मोस्टली हम लोग ईयर एंड पर हम लोग ये काम करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री, बोलो ट्रांजैक्शन है, इवेंट? क्या उसके लिए किसी बाहर वाले की जरूरत है? ना जी ना। परचेज की बात करो, परचेज क्या है? ट्रांजैक्शन है, इवेंट है। परचेज के लिए जरूरी है किसी बाहर वाले का होगा, है ना? तो यानी कि वो हमारी ट्रांजैक्शन है। भाई अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन दी थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दी थी। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दी थी। ये क्या है? ये अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, ठीक है? वहां से, जैसे हमारे आईसीएआई है, वहां पे पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट हुआ करता था शुरू से ही, ठीक है ना? तो वहीं पे ही कुछ कमेटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जैसे हमारा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ऐसे वहां पर बेटे वहां पर इन्होंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी थी। आइए, ये बात हमारे स्टडी मेट में लिखी हुई है, सभी स्टडी मेट में, चाहे वो सीए वाला बच्चा हो, चाहे सीएस वाला, चाहे सीएमए वाला हो, हर किसी के स्टडी मेट में, क्योंकि बेटे चीज तो एक ही है ना सब जगह के लिए। उसने क्या डेफिनेशन दी थी? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, किस चीज को? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। बेटे यहीं पर ही हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी के कि भाई इन सिग्निफिकेंट मैनर क्या है? अगर हम लोग ये सोच के बैठे हैं कि सर तो हमें कुछ जनरेटरी कराने वाले हैं, तो गलत सोच के बैठे हैं। मैं वो कराने वाला हूं जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। रिवीजन में वो चीजें मैं कराऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर जरूरी है।
वो नहीं जो तुम्हें टेस्टी लगेंगे। इन द सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई इन द सिग्निफिकेंट मैनर क्या है भाई? सिग्निफिकेंट मैनर माने तरीका, इस तरीके से कराई जाए इन टर्म्स ऑफ मनी। दोबारा देखो डेफिनेशन क्या थे? अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying, summarizing the transaction and event in the significant manner in terms of money, which are at least part of financial character. In the significant क्या है? Imagine करो, मतलब ये significant मतलब material word से बना है एक तरह से। Materiality एक concept है। सुनो बच्चे, सारे बच्चे ध्यान देना। मान लिया सपोज करो मैं फेस टू फेस क्लास में हूं आप लोगों के साथ में, और हम लोग क्लास में डेली अच्छे से पढ़ाई करते हैं। एक दिन आपको पता चला कि सर तो जेब में ना कट्टा लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? कट्टा लेके आते हैं डेली। आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। पता नहीं तुम अगले दिन क्लास में आओ ना और 10 स्कोर बताओगे भाई देख, पता है इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, अब कट्टे से बाहर आओ और क्लास में आओ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन मेकर के डिसीजन को इफेक्ट करे वो चीज मेटेरियल और सिग्निफिकेंट की बात है, सिग्निफिकेंट कहलाती है। चाहे वो अमाउंट में छोटी हो लेकिन अगर इफेक्ट डाल रही हो तो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस खाली। चलो कट्टा छोड़ो, पता नहीं कितने का आता होगा भाई। छुरी चक्कू तो हम देखते हैं 500-400 रुपए के आ जाते होंगे सब्जी काटने के मामले में। उसी को लेके आ रहा हूँ क्लास में और मैं पूछता हूँ भाई कोई डाउट है क्या, उसको निकाल करके, तो आप क्या करोगे बेटे? आपका डिसीजन ही चेंज हो जाएगा, आप डाउट ही नहीं पूछोगे। बोलो है कि नहीं? महक बता नहीं रही है। हाँ देखो, वीडियो भी नहीं ऑन करा तुमने, सुन के वीडियो बंद कर दी। बताओ तो क्लास में क्या हाल होता? बेटा सिग्निफिकेंट है, देख लो आप अपनी वीडियो देख लो, आपकी ऑफ होगी। सिग्निफिकेंट है, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि इन द सिग्निफिकेंट मैनर इस तरह से प्रस्तुत की जाए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डिसीजन मेकिंग वाले जो पर्सन है उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस और इवेंट को सिग्निफिकेंट मैनर में, है ना, और इन टर्म्स ऑफ मनी, और इस तरह से कि भाई उसको मनी में काउंटेबल हो। क्योंकि बेटे अकाउंटिंग में जब भी कोई बात होगी तो किस टर्म्स में होगी? मनी में बात होगी। कभी किलो में अकाउंटिंग करी है? तो सारे बच्चे ना वीडियो ऑन करके ऑफ करके बैठ गए। देखना, वाह वाह, मैं तो अपने लिए रिवाइज कर रहा हूँ, है ना। सारे बच्चे वीडियो ऑन करो जल्दी। मतलब कितना आराम है, मुझे पता है तुम लोग चाय का टाइम हो रहा है और चाय पी रहे होंगे और साइड में नमकीन बिस्किट रखी होगी, और नलायको वीडियो ऑन करो जल्दी। और रिवीजन मेरा है तुम्हारा है, अंटू स्वयं आओ। इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब जो मनी में जो मेजरेबल है, इन मनी। अगर कोई चीज मनी में मेजरेबल नहीं है तो उसकी अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। तो मैं बात करूं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, आइए जी जरा बेटा अगली बात करते हैं, जल्दी से आओ। विचार एटलीस्ट है फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल करेक्टर मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। अब बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, देखो हमने जनरेटरी के बारे में पढ़ लिया, जो रिवाइज करना है ना। लेजर के बारे में पढ़ लिया बेटे, ट्रायल बैलेंस के बारे में हमने पढ़ लिया, जो काम की बात है हमारे, टोटल मेथड, नेट मेथड, और कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है ना। फॉर्मेट पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट में अभी हमने जो बात की वो क्या बात की बेटे? टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमने ये बात की जी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारे दो स्टेजेस पे होते हैं और उनका टाइम भी अलग अलग होता है टाइप्स डिसाइड करने का, है ना। तो उसी उनका नाम भी अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले जब ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं
जब ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, दोनों को बोला तो यही गया है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट इस स्टेज पर हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर से। कहां से बेटे? ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इसके अंदर जितने भी अकाउंट हमारे हैं उन सबको हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स में क्लासिफाई कर रहे होते हैं, जिससे हम फाइनल अकाउंट बना सके। अब मॉडर्न अप्रोच तो कुछ और कहती है। मॉडर्न अप्रोच मतलब अमेरिकन अप्रोच, और जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम पहले बोलते हैं ब्रिटिश ट्रेडिशनल या ब्रिटिश मेथड। ये जो मेथड है इसने हमें ये 3 टाइप में लेके आया था। क्या? रियल, नॉमिनल और बेटा पर्सनल। और जो मॉडर्न अप्रोच है, अमेरिकन अप्रोच है, जो उसने किस चीज में बांटा था इसको बांटा था। सबसे पहले बेटे बिजनेस स्टार्ट होता है भाई, ओनर रिलेटेड अकाउंट, जो अकाउंट्स हैं ओनरशिप से रिलेटेड, जो अकाउंट है लायबिलिटी से रिलेटेड, बाहर वालों की जो पेमेंट कर रहे हैं लायबिलिटी से रिलेटेड, जो अकाउंट है संपत्ति असेट से रिलेटेड, और जो अकाउंट है एक्सपेंसेस या लॉसेस से रिलेटेड, और जो अकाउंट है हमारे रेवेन्यू से रिलेटेड। इस तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया था। इन्होंने बैलेंस शीट के अप्रोच, बेटे एक और नाम इसका बैलेंस शीट अप्रोच। ये बैलेंस शीट के एंगल से देखता है और ये ट्रेडिशनल तरीके से देखता है। और इसमें क्या था, इसमें रूल के ऊपर बेस्ड था। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये इसके बेसिस पे था। और जो मॉडर्न अप्रोच है वो बैलेंस शीट अप्रोच यानी कि अमेरिकन अप्रोच, यानी कि असेट से रिलेटेड है, लायबिलिटी से रिलेटेड है, ओनर से रिलेटेड है, एक्सपेंस लॉसेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, वो उस बेसिस पर था। बेटा मजा नहीं आ रहा ऐसे? देखो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो, सिर्फ 2 ही बच्चे वीडियो ऑन करके बैठे हैं। और मैं सच बताऊं, इन बच्चों को ऑलरेडी पहले से बहुत हद तक क्लैरिटी है, और जिनको रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है वो लोग वीडियो बंद करके बैठे। करनी बात, जल्दी ऑन करो, जल्दी जल्दी करो। और यहीं पर ये जो चीज थी, ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये वाला, ये बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब एक्चुअली बैलेंस शीट में आप समझ सकते हो, बैलेंस शीट। सर इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह सकते हैं ना? बैलेंस शीट इक्वेशन तो नाम नहीं है, बैलेंस शीट के बेसिस पर इक्वेशन बन रही है यहाँ पर। देखो बेटे, यहाँ पर फिक्स एसेट्स है, यहाँ पर करंट एसेट्स है, इनका टोटल क्या हो गया, टोटल असेट्स। क्या हो गया बोलो बेटे, टोटल असेट्स। और ये हो गया यहाँ पर ओनर वाले अकाउंट, और यहाँ पर हो गया बेटे लायबिलिटीज, बाहर वालों को जो पेमेंट करना है। और ये हो गया हमारा टोटल लायबिलिटीज। तो अगर आप देखोगे तो हर जगह पर टोटल जो है ना बराबर रहता है, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। अगर ये 1000 रुपए है और ये 500 रुपए है तो टोटल कितना हो गया बोलो, 1500 रुपए। तो इधर का टोटल भी पक्का 1500 होगा, ये बात कंफर्म है। अब वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लिया ये है 1200 रुपए और ये है बेटे 300 रुपए,
क्या 1200 और 300। बेटे ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, कैसे? देखो जी, हमें मतलब अब आप इसको ना किसी भी तरह से बना सकते हो, जैसे ओनर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको इक्वेशन बनाने को तो आप मुझसे ज्यादा बना सकते हो। मैं तो सिर्फ आपको एक हल्का सा एक एहसास करा रहा हूँ, छोटा सा ट्रेलर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ज्यादा अच्छे से बहुत ज्यादा इक्वेशन इसमें फ्रेम कर सकते हैं। जैसे टोटल लायबिलिटीज किसके बराबर होती है? ओनर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की। और भी इक्वेशन हो सकती है, हाँ जी, मतलब इसको फिगराइज भी करते हैं साथ साथ। आइए जी भाई, 1200 प्लस 300 इज इक्वल टू व्हाट? 1500। और मैं कह सकता हूं क्या टोटल लायबिलिटीज माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू ओनर कैपिटल। बिल्कुल सही बात है जी। जब इन दोनों का टोटल होता है तो टोटल में से अगर हम ये एक चीज घटा देंगे तो दूसरी चीज निकल जाएगी। भाई 1500 में से अगर आप घटा दोगे 300 को तो क्या निकल आएगा? 1200। कॉमन सेंस। नेक्स्ट, अगली वाली बात। बेटे टोटल असेट्स इज इक्वल टू व्हाट? फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स। बेटे फिक्स असेट्स और करंट असेट्स में देखना जरा, फिक्स असेट्स कितनी है इस एग्जांपल में? 1000। और करंट असेट्स 500। टोटल असेट्स कितने की होगी? 1500 की। और बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उन चीजों में टाइम ना लगा करके मैं जरा काम की चीज पर रिवीजन में टाइम लगाना चाहता हूँ। बेटे इसीलिए इसको बोला जाता है इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस हम लोग बैलेंस शीट अप्रोच भी बोलते हैं इसको, कई सारे नामों से हम इसको समझ सकते हैं। आइए जी नेक्स्ट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमने जो बात की थी, अगली जो बात जो बेटे एग्जाम में आते ही आते हैं, और पता है 5 नंबर तो कहीं नहीं गए। 5 नंबर तो मतलब ऐसे हैं, पता है कि यहाँ से आने आने एकदम शो। तो आइए जरा फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं हमारे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने देखे थे, जो तुमने रिवाइज भी नहीं किए। बोलो हाँ, किया है कि नहीं किया है? टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट सबसे पहले वाले लेक्चर्स में होगा ये रहा। अपना अपना चार्ट जो तुमने बना रखा है वो खोलो बेटे। तुम्हें पता है मैंने वहां पर टाइप्स ऑफ अकाउंट में तुम्हें जो लिखवा रखी थी चीजें, मैंने वहां पे क्या क्या चीज लिखवा रखी थी? बोलो। मैंने आपको अलग अलग तरीके से टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लासिफाई करवा रखा था, ठीक है ना? और उसमें 2 चीजें मैंने आपको नोट करवाई थी। कौन सी वाली? बोलो। मैंने आपको नोट करवाई थी 2 चीजें, स्पेशल स्पेशल वाली चीजें और जो बिल्कुल नॉर्मल वाली चीजें, दोनों तरह की चीजें मैंने आपको नोट करवाई थी। आगे उलझा सिम एक ही बार बोलना पड़ेगा, 3 बार बोलना पड़ेगा? ओ, एक ही बार में हो गया भाई काम। एक मिनट, एक मिनट रुको। मिल गया। अच्छा ये तो हमारा मिल गया उधर से। ओके, ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए अपने वाले।
ये भी है। एक मिनट बस, ये लो। जल्दी जल्दी खोलो आप लोग, तब तक चार्ट अपना टाइप्स ऑफ फॉन्ट वाला। हाँ आ गया। बेटे सारे बच्चे एकदम सामने दिखेंगे बिल्कुल, और वीडियो ऑन करके प्लीज। ऐसे नहीं बेटा, मजा नहीं आ रहा, देखो सच में मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पता नहीं हो क्या रहा है। मैं आपके सामने कॉपी ला रहा हूँ स्क्रीन पे, तो सब बच्चों का ध्यान इधर। बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट की देखो जरा, फाइनल अकाउंट से जस्ट पहले स्वयं, महक, बेटा ऑन करो वीडियो। टाइप्स ऑफ अकाउंट देखो, क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हमने याद किया था क्या, जहां पे रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स और क्रेडिट ऑन इनकम्स गेन, वहां पे नॉमिनल। जहां डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, रियल। जहां डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवन, क्या, पर्सनल। रख दो साइड में अपनी कॉपी किताब, अब इधर देखते रहो। स्वयं वीडियो ऑन करो तुम भी। लो बेटे, सबसे पहला टाइप कौन सा है, नॉमिनल। ये एक तो था सिंपल एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल मतलब जहां बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं है ये समझने में, कभी कभी दिक्कत आती थी, उसको हम कहां पे लिख रहे थे, स्पेशल एडवांस एग्जांपल में हमने नोटिंग करी थी क्लास में। सबसे पहले देखो सिंपल एग्जांपल, सैलरी एक्सपेंस। एग्जाम में पूछेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत बता देंगे सैलरी एक्सपेंस नॉमिनल है जी। वेजेस एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटे इनकम का भी एंगल लेना है, कभी आप खाली एक्सपेंस का एंगल लेते रहो। बैड डेट्स रिकवर्ड, फ्रेट एक्सपेंसेस, कमीशन एक्सपेंसेस, कमीशन इनकम, कैरिज एक्सपेंस। मतलब आपने एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार ऐसे पढ़ भी लिया ना, बस खाली एक बार 1 1 1 1 1, तो भी आप 5 नंबर तो ऐसे जाते ही फटाक से एकदम ले आओगे, क्योंकि तुमने सारी नोटिंग कर रखी है, कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी कोई बच जाए तो मुझे बता देना बेटे, देखो सामने देखो स्क्रीन पे, प्लीज रिवीजन करते सामने। हाँ जी, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, रिपेयर, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस क्लेम। इससे ज्यादा नाम नहीं आएंगे जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। एडवांस एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को पहचानने में दिक्कत होती है, लेकिन है ये नॉमिनल, तो हमने क्या किया, इनके क्लासिफिकेशन सिंपल और एडवांस के नाम से करते थे, ताकि बच्चे का फोकस एडवांस की तरफ बहुत ज्यादा होता है। जैसे ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस, आधे बच्चे तो इसी में लगे रहते हैं ऑक्ट्रॉय, ये भी कोई एक्सपेंस होता है, ऑक्टोपस लगता है सुनने में। आओ जरा, डेप्रिसिएशन, ट्रेडिंग अकाउंट, क्या होता है, नॉमिनल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटे ये प्रॉफिट और लॉस का घर है, तो ये तो नॉमिनल होना ही था। बताओ, मतलब ये समझ लो कि जब नॉमिनल को हम कहीं पर रहने के लिए भेज रहे हैं तो वो अकाउंट भी तो नॉमिनल बन जाएगा। आओ जरा, कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। बच्चा कहता है सर ये तो कहीं भी नहीं लिखा स्टडी मैट में इस चैप्टर में। बेटे दूसरे चैप्टर का भी तो लिंक है, तो जरा मैं क्यों छोड़ू उस बच्चे को उस चीज के लिए कि कल को फिर ये खुजाए वापस कि सर ये तो आता ही नहीं, फलाना उसमें आता है। बेटा एग्जाम में मिल गया तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस इनकम, मैनेजर कमीशन, ग्रांट। ग्रांट समझते हो, मैंने आपको कई बार बताया, ग्रांट, डोनेशन, ठीक है ना, गिफ्ट, इंश्योरेंस क्लेम। बेटे इनकम होती है अगर मिलते हैं तो, है ना, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए खर्चा होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। गिफ्ट गिविंग, गिफ्ट रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम देखो लिखा हुआ है ना सामने, देंगे तो खर्चा, लेंगे तो इनकम। सर इसमें एक बार डिबेंचर और शेयर का भी बता देना क्या था। सब आएंगे, सब आएंगे, चिंता मत करो। नॉमिनल में तो नहीं आएंगे। आओ जरा अब अगले चलते हैं, रियल अकाउंट। सब बताऊंगा, कुछ छूट जाए तो मुझे बता देना प्लीज। बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और स्टॉक, वो सारी चीजें कहां पे आती है, रियल में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जरा देखो, टेंजिबल व्हिच कैन बी टच, व्हिच कैन बी सीन। और मैंने आपसे पूछा था बताओ सांड कैसा होता है, टेंजिबल होता है इंटेंजिबल होता है।
तो आपने मेरे से कहा था सर सांड टेंजिबल है, मैंने कहा कैसे सर, उसको हम टच कर सकते हैं, मैंने करके दिखाना जरा। भाई साहब ना उठा उठा के मारे। आजकल तो वैसे ही यूट्यूब पे फेसबुक पे इतनी तगड़ी तगड़ी वीडियो आ रही है कि सांड ने ये कर दिया, सांड ने वो कर दिया। सांड इज नॉट ए आज टेंजिबल। के हाँ आजकल के सांड सर अपग्रेड हो गए हैं, हाँ अपग्रेड हो गए। 5G आ गया है ना। टेंजिबल मतलब बेटे विच कैन बी टच एंड विच कैन बी सीन। इंटेंजिबल मतलब अदरवाइज भी, अगर मान ले किसी को हम टच तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते तो समझ लो वो इंटेंजिबल है। सर ऐसी क्या? बेटे आपका कोई दोस्त है अलादीन का चिराग उसको मिल गया है, जिन, हाँ मान ले जिन हो उसके पास में कोई, तो दैट कैन नॉट बी टच्ड, दैट कैन बी सीन। चलो खैर मजे लेने वाली बात थी। टेंजिबल और इंटेंजिबल में भी हमने सिंपल और एडवांस की बात की। बेटे सिंपल में देखो टेंजिबल का सबसे अच्छा एग्जांपल, आजकल कुछ दिखे ना दिखे कैश जरूर दिखेगा, तो कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट, टाइपराइटर, लैंड, कंप्यूटर और भी जो जितनी आपको फिक्स से दिखाई दे जाती है, बस शर्ते वो टचेबल हो। एडवांस एग्जांपल तो बेटे सबसे पहले सांड वाला एग्जांपल आ गया, लाइव स्टॉक, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, ठीक है ना, वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे ऐसे हैं जो पेट हैं या हमारे कोई मतलब घर में जैसे भी हैं, तो वो हमारे क्या बेटे लाइव स्टॉक कहलाते हैं। लाइव स्टॉक किसको कहते हैं, कई बच्चों को तो ये नहीं पता। लाइव माने जीवन, स्टॉक माने स्टॉक। आइए जरा, ज्वेलरी, ज्वेलरी इज आल्सो फिक्स्ड एसेट दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी सीन, बशर्ते हमारा काम ज्वेलरी में ना हो। अगर हम लोग ज्वेलरी में डील कर रहे होते हैं तो भी वो टेंजिबल ही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि स्टॉक में यहीं पे आता, देखो आगे एडवांस एग्जांपल पे, स्टॉक भी तो रियल होता है भाई। जिसका काम ज्वेलरी का है, खरीदने बेचने का है, उसके लिए वो गुड्स है, गुड्स भी तो रियल और टेंजिबल होता है। आओ बेटे फिक्स असेट्स, और मैंने आपको ये पता है सांड वाला एग्जांपल क्यों दिया था? मैंने कहा बेटे ताकि उसकी पूंछ का एग्जांपल आपको याद रहे। जो नेचर उसका सांड का है वही नेचर उसकी पूंछ का है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटे। तो फिक्स असेट्स की पूंछ क्या होती है? प्रोविजन। जितनी भी प्रोविजंस होती है वो पूंछ कहलाती है। क्या कहलाती है? पूंछ। सर ये कहाँ लिखा है? ये मेरी किताब पे लिखा हुआ है नालायकों। तुम लोग अक्सर ये वाला क्वेश्चन भी करते हो, तो मैं पहले जवाब दे रहा हूँ उस चीज का। क्या स्टडी मैट नहीं बोलेगा, पूंछ बोलेगा कभी स्टडी मैट? हाँ आओ जरा। तो प्रोविजन, सर ये एक बार फिर बता देना डेप्रिसिएशन का। मैं ये कह रहा हूं देखो फिक्स एसेट्स क्या है हमारे लिए? रियल, रियल प्लस टेंजिबल। और जहां पर भी प्रोविजन या रिजर्व वर्ड जुड़ जाए, जैसे रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जितनी भी प्रोविजन या रिजर्व फॉर के है उसके लिए, तो जिसके लिए वो है वो उसी का नेचर है। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो फिक्स असेट्स पर है ना ये प्रोविजन, तो जो नेचर फिक्स असेट्स का रहेगा वही नेचर उसकी प्रोविजन का रहेगा। और इसको समझाने का मैंने एक ही तरीका निकाला है कि जैसे पूंछ चिपकी रहती है, पूंछ जॉइंट रहती है जिसके साथ में, पूंछ का नेचर उसी का नेचर रहता है जिसकी वो पूंछ है। जैसे बंदर की पूंछ क्या कहलाएगी? अगर पूंछ को पकड़ोगे तो क्या बोलोगे? बंदर पकड़ रखा है जी। गाय की पूंछ को पकड़ो तो क्या बोलोगे? गाय पकड़ रखी है जी। भैंस की पूंछ को पकड़ो तो क्या बोलोगे? भैंस पकड़ रखा है जी। सांड की पूंछ को पकड़ के मत देखना, मैं ऐसे बता रहा हूँ हवाबाजी में। सांड की पूंछ को तो तुमने पकड़ लिया तो क्या बोलोगे? सांड पकड़ रखा है जी। यही बात मैं कह रहा हूँ, अगर फिक्स असेट्स की पूंछ को पकड़ रखा है तो क्या बोलोगे? फिक्स असेट्स पकड़ रखी है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स की पूंछ है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी सेम नेचर होगा जो फिक्स असेट्स का नेचर होगा। तो ओनली डेप्रिसिएशन का उसका भी सेम है। अब डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ। डेप्रिसिएशन तो वो है जो लॉस हो चुका है एक्चुअल में, तो वो कहां जाएगा? वो तो नॉमिनल है जी, उसको भेजेंगे कहां पर? हम पीएनएल में भेजेंगे, ठीक है जी। नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है। प्रोविजन कभी भी नॉमिनल नहीं होता है। प्रोविजन फ्यूचर में होने वाली चीज की एक्सपेक्टेड अमाउंट होती है, समझे? आइए जरा, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बेटा ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल और इन्वेस्टमेंट लिख लो, ये सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है। इनका टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है? रियल प्लस टेंजिबल। आज तक ठीक नहीं हुआ ये, तुम्हें भी बड़ा हंसी आएगी। ये बीआर यहाँ पे पड़ा हुआ है, हाँ जी, लेकिन बीपी क्या होना चाहिए बताओ फिर?
भाई एक पर्चे की, मतलब मैं अगर देख लो, ये जो कैलकुलेटर देख रहे हो, कैलकुलेटर, हाँ बताओ इसका नाम इधर से क्या है, क्या होगा? ऑफ कोर्स कैलकुलेटर। अगर मैं इसका नाम इधर से कंप्यूटर रख दूं तो अजीब सा नहीं लगेगा? बस यही कहानी बीआर और बीपी की है। अगर इस बिल से किसी एक पर्सन को पैसे लेने हैं तो इसी बिल पर दूसरे पर्सन को पैसे देने हैं। तो बीआर को तो रखा है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में यहाँ पर, और उसका नाम रखा है रियल प्लस टेंजिबल। कहते हैं ये तो दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट। भाई साहब ये पर्चा अगर टूट जाए, तुम्हारा पर्चा फट जाए, जिसपे तुम बेस पे तुम कह रहे हो कि मैंने कहीं पे पैसे लगा रखे हैं, सोच के देखो जरा। एफडी, एफडी के लिए सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं मिलता है? ओ हाँ या ना तो बोलो, सो गए दिखे। मिलता है ना? मिलता है। हाँ, सब पता है क्या सोच रहे हैं, नहीं दूसरा पड़ोसी हाँ बोल देगा। सुनो ध्यान से बेटे, इन्वेस्टमेंट का एक पर्चा मिलता है जिसका नाम क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। एफडी की मैं बात करूं, फिक्स डिपॉजिट, एफडी जिसको बोलते हैं। वो पर्चा गलती से अगर मान लो खो जाए, फट जाए, तो क्या बैंक वाले पैसे खा जाएंगे आपके? नहीं ना। तो वो पर्चा आपके लिए इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक वाले पैसे ले जाएंगे। बेटे वो पर्चा एक रिप्रेजेंट कर रहा है कायदे से कि भाई इसके पीछे बैंक है जिसके पास पैसे हैं। अब स्टडी मेट ने अभी तक ये चीज ठीक नहीं कर रखी है, बीआर को, इन्वेस्टमेंट को कहां डाल रखा है? रियल प्लस टेंजिबल में। जबकि इन्वेस्टमेंट और बीआर एक पर्चे के जरिए जो रिप्रेजेंट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है कायदे से। लेकिन इन्होंने क्या किया, कहते हैं तो पर्चा है जी, दिख रहा है जी, पर्चा है जी, दिख रहा है जी। मैंने कहा पर्चा फाड़ दे तो इन्वेस्टमेंट खत्म, फिर तो तुम्हारा पैसा डूब गया। बिल्कुल स्टडी मेट की क्लियरली गलती है, लेकिन हमें एग्जाम में नंबर चाहिए। अब सही नॉलेज भी दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कल को ऐसा है ना, चार आदमी के बीच में बैठेंगे, बीइंग ए चार्टर्ड, बीइंग ए प्रोफेशनल, अगर हम लोग बात करें तो वो बात करें जो एकदम लॉजिकल हो। तो अपनी खुद की सोच भी हमेशा डेवलप करते रहना चाहिए। नंबर तो लाने, तो इसलिए मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात, सही चीज क्या है कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है दोनों। लेकिन अभी तो हमें सही चीज के पीछे नहीं जाना, अपनी नॉलेज रखनी है बस। हाँ हमें नंबर जरूर लाने। तो नंबर हमारे कैसे आएंगे? गलत चीज करके, इनको रियल प्लस टेंजिबल बोल करके। जब तक ये एग्जाम, जब तक हमारे स्टडी मेट में अपडेट ना आ जाए। आइए जी, मैं बात करूंगा बीआर की ही आगे बढ़ के। बेटे बीआर का अपोजिट क्या होगा बताओ? बिल्स पेपर। वो पता कहां पड़ा है? पर्सनल में पड़ा है। अब आप सोचो जरा, अजीब सा नहीं लगेगा जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका नाम इधर से कैलकुलेटर और इधर से कंप्यूटर? तो फिर अजीब सा तो लगना ही है बेटा। तो यहाँ पर जब बीआर आता है कहां पर? रियल प्लस टेंजिबल में, बीपी पड़ा है पर्सनल में, तो अजीब सा लगेगा। तो इसलिए मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूं यहाँ पर। आइए जी, परचेज अकाउंट का अपोजिट क्या है? परचेज रिटर्न। सेल अकाउंट का अपोजिट क्या है? सेल्स रिटर्न। ये भी बड़ी मिस्टेक रहती है। 11th में बहुत पहले कभी हुआ करता था, पता नहीं अभी आज भी 11th में है क्या। मैं 11th तो देखो अब आज की डेट में तो पढ़ाता नहीं, तब ये नॉमिनल हुआ करता था। हमारे स्टडी मेट में भी हुआ करता था। 2012 में ये चेंज आया था, मई 2012 के एग्जाम में मेरे सामने ही चेंज आया था। क्योंकि मेरे टीचर थे, वो हमारे यहाँ सेंटर था गाजियाबाद में, अंशु क्लासेस, वहां पे पढ़ाते थे, और वो इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी भी थे गाजियाबाद की ब्रांच के। ऐसे ही हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे, मैं पढ़ा रहा था, तो वो कह रहे थे क्या पढ़ाता रहता तुम बच्चों को, उल्टा सीधा सीधा। मैंने कहा नहीं सर, सही चीज को बताना जरूरी है ना। ठीक है एग्जाम में नंबर तो आने पर बताना तो चाहिए नहीं सही चीज। तो उन्होंने कहा पर्चे तो नॉमिनल होता है। मैंने कहा मैं नॉमिनल ही करवा रहा हूँ बच्चों से एग्जाम में, लेकिन उनको सही चीज तो बताऊंगा ना। क्योंकि जब गुड्स है, अगर मान लिया खर्च नहीं हुआ तो स्टॉक बनता है कि नहीं बनता है कि हाँ। तो गुड्स अगर खरीद के रख लिया तो क्या एकदम खर्चा बन जाएगा परचेज? मतलब ही नहीं बैठता भाई, वो बचेगा, स्टॉक में बचा रहेगा, अगले दिन बिकेगा। कह रहे हाँ नहीं बात तो सही है, लेकिन भाई ऐसे कुछ नहीं, कहने गलत है, बात सही भी नहीं है पूरी तरह से जो तू बोल रहा है। भगवान ने ऊपर वाले ने ऐसी सुनी, उसी अटेम्प्ट में, उसी महीने ऊपर वाले ने ये चेंज कर दिया, और स्टडी मेट में चेंज आ गया बाकायदा नोटिफिकेशन के साथ में कि भाई परचेज में रूल चेंज हो रहा है। ये गलती है स्टडी मेट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल में, और बन गया तुरंत नॉमिनल से रियल। तो फिर मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ? उन्होंने कहा अब ठीक है बस। फिर मैंने भी उनके सामने ज्यादा वो चीजें अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बड़े हमारे भाई, सीखा तो उन्हीं से है। तो मुद्दे की बात ये बेटे, ये मेरे लिए हमेशा एक बार मेमोरेबल ये मोमेंट रहता है, जो आज भी 11th में शायद नॉमिनल, लेकिन आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे रियल लाइफ का मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल है चेंज का। परचेज मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज रिटर्न मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
और बेटे रूल हमारा जब डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट लगेगा तो क्या होगा बोलो? ऑफ कोर्स रियल। और क्या हम गुड्स को टच कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, इसलिए वो टेंजिबल भी है। भाई गुड्स आता है, परचेज करते हैं तो डेबिट वर्ड कम्स इन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जब सेल करते हैं तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। पहले रूल हुआ करते थे डेबिट ऑन एक्सपेंस और क्रेडिट ऑन इनकम से, हालांकि मैं तब भी उस चीज से संतुष्ट नहीं था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। एग्जाम में क्या आंसर दोगे बोलो? अब तो एकदम सही है लॉजिकली भी और वैसे भी, रियल प्लस टेंजिबल। आइए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटे, इंटेंजिबल के क्या उदाहरण है? इंटेंजिबल कहते किसे? पहले तो भाई विच कैन नॉट बी टच और विच कैन नॉट बी सीन। सिंपल एग्जांपल में आप तो सबसे पहले अपना फेवरेट नाम लेते हो, गुडविल का, है ना? मतलब ये वाला काम है। एक बार एक बच्चा इंग्लिश सीखने गया और उसको इंग्लिश स्पीकिंग में बोला गया कि चलो कुछ बोल के दिखाओ, तो पता है तुरंत आपस में बात करो, तो उसमें पहला क्वेश्चन हमेशा वो करता है व्हाट इज योर नेम। ठीक है ना? तो वही वाला काम है यहाँ पे, व्हाट इज योर नेम वाला। अगर बच्चे से पूछो इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल बता, तो सारे बच्चे एक ही नाम पर सबसे पहले बोलते हैं गुडविल। चाहे देख लेना तुम्हारे मन में भी यही आया था, मैं भी तो पहले था ऐसे ही। बेटा गुडविल के अलावा सोचना है, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, है ना, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में जैसे टैली है आपका, ये ऑफिस वाला सॉफ्टवेयर जिस पे आप देख रहे हो सब, जूम वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? इंटेंजिबल तो है। एडवांस एग्जांपल में क्या है? डाटाबेस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डोमेन वगैरह, ये सब चीजें हैं जो एडवांस है। ठीक है, जो अक्सर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, ये भी हमारी इंटेंजिबल असेट्स हैं। ठीक है बच्चों, और कोई एग्जांपल स्पेशल में वैसे नहीं है। अब आते हैं जी अगला लास्ट, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैड डेट्स नॉमिनल है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अभी आएगा, अब आ ही गया वो पर्सनल। पर्सनल अकाउंट मतलब जहां पे किसी पर्सन के होने का एहसास होता है, वो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो नाम से, बात से पता चल रहा है कोई लेने वाला है, कोई देने वाला है। बेटे तीन तरह के पर्सन है। सबसे पहले नेचुरल पर्सन, जिसके माता पिता नेचुरल पर्सन है, हमारी तुम्हारी तरह से, है ना, ह्यूमन बॉडी है और बोर्न बाय ह्यूमन, दोज आर कॉल्ड नेचुरल पर्सन। ठीक है, आइए जी, अब इसका सबसे सिंपल एग्जांपल तो ये बेटे, एग्जाम में अगर हमें इस तरह के नाम देखने को मिले जहां पे किसी इंसान के नाम है, राम, श्याम, सीता, गीता, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस वाई, मिसिस वाई, मिसिस एक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना? तो ये सब नाम क्या है बेटे? इंसानों के नाम है। हाँ ठीक है, पप्पू, शप्पू, राम, शाम, सीता, गीता, टुन्नू, मुन्नू। हाँ अब एक नलायक, वो पता नहीं, वो बाज तो आते नहीं, अपनी हरकत बच्चे शैतानी खूब करते हैं। कहता सर टॉमी का बताओ। मैंने कहा टॉमी का? हाँ बताओ टॉमी क्या है? हम मैंने कहा भाई टॉमी डॉगी का नाम होता है। नहीं नहीं, मेरे पड़ोसी का नाम टॉमी है। ओह, मैंने कहा ठीक है भाई, फिर तो नेचुरल पर्सन है। अच्छा, नहीं नहीं, एक बराबर में एक और टॉमी है क्या? वो कुत्ता है। अब मेरे तो साइड में दोनों है, अब मैं समझ में नहीं आ रहा मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या आपको। मैंने कहा ले भाई, मैंने तो बड़ी दुविधा में। बेटे जब इधर को मुंह करे डॉगी की तरफ, तो बोलना कि ये क्या है, ये पर्सनल नहीं है इंसान की बात हो रही है बस। हाँ, और जब उधर को मुंह करे तो बोलना कि नेचुरल पर्सन है। चलो खैर, एडवांस एग्जांपल की बात करते हैं बेटे। हमें स्टडी मेट में, मतलब हमारे क्वेश्चंस में कई बार नाम नहीं मिलते, तो किस तरह से पता चलता है कि वो भाई पर्सनल है? डेटर, क्रेडिटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या है? कुछ ना बोले तो डेटर और क्रेडिटर को माना गया है कि वो इंसानों की बात कर रहे हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, किसी को माल बेचा होगा, किसी से खरीदा होगा। सर डेटर क्रेडिटर तो कंपनी की हो सकती है, बात से सर कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। हाँ नहीं, अगर नथिंग गिवन, इफ नथिंग गिवन, तो हमारे लिए क्या है वो, हम मानेंगे किसी इंसान की बात होगी, आर्टिफिशियल की नहीं। बेटे पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स कैपिटल, तीनों में फर्क है। पार्टनर्स जो है कुछ ना बोले, डेटर्स जो है कुछ ना बोले, क्रेडिटर्स जो है कुछ ना बोले, तो हम मानेंगे इंसान है। तो इसीलिए बेटे इसको हम क्या बोलते हैं कुछ ना बोलने पर, कि ये नेचुरल पर्सन है, चाहे डेटर हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे पार्टनर हो। क्योंकि बेटे पार्टनरशिप फर्म में दो कंपनियां भी पार्टनर हो सकती है, आपको पता है, कंपनी के अलावा दो पार्टनर, मतलब वगैरह वगैरह। आइए जी, आर्टिफिशियल पर्सन, जिनके माता पिता इंसान नहीं है, लो है। जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी लो के तहत एस्टेब्लिश हुई है, जैसे कंपनीज एक्ट, यानी कि कंपनी लो से बना है, कंपनी से बनी है कंपनी। ठीक है,
इनकॉर्पोरेशन बाय लॉ। पार्टनरशिप एक्ट से बना है पार्टनरशिप फॉर्म। बेटे ये देख लो, किसी के भी बारे में आप देखोगे तो देख लो उसका कोई एक्ट है क्या, अगर एक्ट है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है पक्का, ठीक है। नेक्स्ट, अब एडवांस एग्जांपल में कई बच्चों को देखो सीए फाउंडेशन लेवल तक तो ये पता नहीं होता कि भाई टाइप्स ऑफ अकाउंट में बैंक, ट्रस्ट, एनपीओ ये सब भी आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों? क्योंकि अभी तक बच्चों ने सिर्फ दो ही एक्ट पढ़े, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट फाउंडेशन लेवल तक। जब आप लोग अगले लेवल पे आओगे इंटर लेवल पे तो आप पढ़ोगे बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। अब तो खैर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हट चुकी है सिलेबस से, पहले सीए फाइनल में पहुंच गई थी सीए इंटर से, अब तो वहां भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज बड़े मजेदार चैप्टर थे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के खाते बनाना सीखना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मजा आता था बिजली वालों के। सर हमारे में यार दिमाग खराब हो जाता है फॉरवर्ड याद कर करके। तो कहने का मतलब यह है कि इनके लिए अलग से एक्ट है, लेकिन फाउंडेशन लेवल पर इनका एक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, तो आप कहीं मिस ना कर जाएं। ये भी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, इनके लिए एक्ट आपको अगली स्टेज में देखने को मिलेगा। तो सबसे सिंपल तरीका होता है आर्टिफिशियल पर्सन को पहचानने का कि जिसका एक्ट हो, तो मतलब वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट, अगले वाली बात क्या है बेटे, पर्सन प्लस रिप्रेजेंट, सॉरी अगली वाली बात है बेटे रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जहां पर कोई पर्सन किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे तुम लोग करते हो ना क्लास में, हम लोगों ने बहुत किया भाई, बहुत मजे लिए। कैसे? अटेंडेंस लग रही है, मैडम अटेंडेंस ले रही है, बस घर से लड़के आई होगी, वो शुरू हो गई, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, और हमने कहा यस सर, यस मैम। और जब दोस्त की प्रॉक्सी लगानी थी, फिर दूसरी जगह क्लास में नीचे बैठे बैठे के दूसरी जगह पहुंच गए, रोल नंबर 18, यस मैम, आवाज बदल के बोल दिया। तो मतलब एक दूसरे की प्रॉक्सी लगाते रहते थे। तो हम क्या करते थे, हम रिप्रेजेंट करते थे उसको, मतलब वो थोड़ा ना बैठा होता था। बस इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो मैं क्या बन गया था, मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अपने दोस्त को। यही वाला काम बेटे यहाँ पे होता था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बहुत मजे किए तुम लोगों ने छोटे छोटे, उसमें 11th 12th क्लास में थे, हमने भी बहुत मजे किए। आओ जरा तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा बोरियतपना दूर हो। एक हमारे सर थे हिंदी के, जबरदस्त टीचर थे, मतलब जबरदस्त जिसको कहते हैं, और कसम से बिल्कुल लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लगते थे, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे। और मतलब आप दोनों को सामने खड़ा करोगे ना तो पहचान नहीं पाओगे कौन असली है और कौन नकली। और कपड़े भी वैसे पहनते थे, बाल भी ऐसे थे। और हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे जो क्लास टीचर थे वो बड़े खतरनाक होते थे, और डंडा भी इतना मोटा रखते थे, क्योंकि 11th 12th में बदमाश बच्चे बहुत जाते थे, हम भी उनमें से। तो एक बार क्या हुआ, बच्चों ने नाम रख रखा था उनका अडवाणी, मुझे पता नहीं था। और बस हुआ क्या, मेरे दोस्त ने कहा कि भाई एक काम कर, वो आएगा, राधे श्याम आएगा, मतलब ऐसे जैसे बोल दियो कि आडवाणी ने बुलाया है मनोज को। मैंने कहा अच्छा। तो बस हुआ था क्या, अटेंडेंस चल रही थी तो उन्होंने पूछा हाँ भाई मनोज, हाँ भाई अजय राठी, हाँ भाई। तो मैंने कहा सर वो आडवाणी सर बुला के लेके गए। बस जी, अब क्या बताऊं, जैसे ही मैंने कहा सर वो आडवाणी सर बुला के लेके गए, तो वो गुस्से में कौन लेके गए, क्योंकि और बस मैंने सर आडवाणी सर लेके गए। अब मुझे तो पता नहीं था कि आडवाणी उन्होंने, और तो टीचरों ने तक उनका नाम आडवाणी रखा था पीछे। फिर वो हंस पड़े, इधर आ, इधर निकल के, और बस बुलाए मुझे, और कान बहुत बुरी तरह खींचते थे। उन्होंने पूरा घुमा दिया, कौन लेके गए, मैंने कहा सर आडवाणी सर लेके गए, क्या हो गया सर। तो फिर वो हंसते हंसते बोले सबको, मुझे पता है, इसे तो नहीं पता, पर तुम सबको पता है। ओ भाई साहब, उस दिन कान तो जबरदस्त खींचे, लेकिन बात पता चली, अबे नलायक उनका नाम ये है। फिर उन्होंने समझाया, ओहो ये तुम लोगों ने जो कर रखा है ना हरकतें, मुझे सब पता है। एक्चुअली क्या, टीचरों ने तक उनका नाम रख रखा था। खैर, तो बेटे प्रॉक्सी लगाने में कभी कभी फंस जाते थे बहुत बड़े, ये प्रॉक्सी का ही है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, जब खुद सामने ना आके बात करे, उसकी जगह कोई और बात कर रहा हो, तो हम उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब क्या है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, जो ये बताते हैं कि भाई किसी को देना है। अब कौन है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, पीछे हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है,
ये सब क्या है बेटे, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। इसके पीछे जो है उनको या तो हमने एडवांस दे रखा है या फिर उनका हमारे से उधार है, मतलब वो खुद सामने बात नहीं कर रहे। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ बेटे मिस्टर राम का अकाउंट बताओ, तो आप बता दोगे सर राम अकाउंट तो भाई इंसान का नाम है, नेचुरल पर्सन है। मैंने कहा बेटे राम लिमिटेड का अकाउंट बताओ, सर कंपनी है। राम एंड एसोसिएट्स का अकाउंट का टाइप बताओ, सर इंडिविजुअल तो ये है नहीं, या तो पार्टनरशिप फर्म है या जॉइंट वेंचर है, मतलब है तो वो कोई ना कोई आर्टिफिशियल पर्सन। चलो जी ठीक है। मैंने कहा बेटे हम नहीं बता रहे राम को पैसे देने, हाँ आउटस्टैंडिंग के पीछे राम खड़ा है, राम का अकाउंट नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में मिस्टर राम को भी देना है, मिस्टर श्याम को भी देना है, मिस्टर सीता को, मिस सीता को भी देना है, मिस गीता को भी देना, इन सबका इकट्ठा टोटल जोड़ के लिख रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तरह से किसकी प्रॉक्सी लगा रहा है, राम श्याम सीता गीता की। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, प्रॉक्सी अकाउंट है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे गलती हो जाती है, जैसे एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, एक वर्ड की कसम खा रखी होती है हमने यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग वर्ड तो एक्सपेंस के लिए बना है, ये कसम तोड़ देनी है। आउटस्टैंडिंग वर्ड इनकम के साथ भी आ जाता है, एक्रूड वर्ड एक्सपेंस के साथ भी आ जाता है, तो ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जैसे एडवांस एग्जांपल जहां पे बच्चों से अक्सर मिस्टेक होती है, ए इज कैपिटल, ए इज ड्राइंग्स, पार्टनर की कैपिटल। मैं पार्टनरशिप फर्म पूछूं तो आप क्या बताओगे, आर्टिफिशियल पर्सन। पार्टनर पूछूं तो नेचुरल पर्सन पूछना बोले तो, या तो पार्टनर आर्टिफिशियल कंपनी हो, जैसे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में पार्टनरशिप है, तो ए लिमिटेड क्या है आर्टिफिशियल, बी लिमिटेड क्या है आर्टिफिशियल। पार्टनरशिप फर्म जो उन्होंने मिलकर के तैयार की वो भी क्या है आर्टिफिशियल। लेकिन ए लिमिटेड की जो कैपिटल है या ए की कैपिटल है वो क्या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगी। एज ड्राइंग्स, एज कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर के ड्राइंग। बैंक का लोन, बैंक अलग है और बैंक का लोन अकाउंट अलग होता है। तो हमारे यहां पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया बैंक अकाउंट का टाइप बताइए, तो हम क्या करेंगे, मतलब वो जाएगा सीधा सीधा आर्टिफिशियल में, क्योंकि वो बैंक का टाइप पूछ रहा है। लेकिन पूछेगा बैंक लोन, बैंक का लोन, या लोन फ्रॉम बैंक, या बैंक ओवरड्राफ्ट, या ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, ये सब क्या है रिप्रेजेंटेटिव है। बैंक एफडी। नेक्स्ट बिल्स पेबल, देख लो बिल्स पेबल कहां पड़ा है मुझे बड़ा दुख आया भाई, बीआर को अलग देख करके, मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, दोनों एक ही चीज तो है। स्टडी मेट में कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आइए जी, शेयर्स और शेयर कैपिटल, देखिए ये क्या है बेटे रिप्रेजेंटेटिव। डिबेंचर भी क्या है रिप्रेजेंटेटिव। ये शो करते हैं कि इनके पीछे जो है वो या तो ओनर है या फिर वो क्या है मतलब लोन देने वाला है। क्लियर, मेरे ख्याल इस पूरी पॉइंट क्लियर है। फिर भी अगर कोई पर्सन रह गया तो मुझे बताओ, मैं उसमें यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे तुम पूछ रहे हो बैड डेट्स, बैड डेट्स भी आ चुका है। अगर मैं तुमसे पूछूं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, देखो जरा रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये रहा बेटे, ठीक है ना। बैड डेट्स तो नॉमिनल है, बैड डेट्स का शक, रिजर्व फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर डिस्काउंट, वो ये क्या है पर्सन प्लस जो भी डेटर है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इधर नेचुरल में, लेकिन जरूरी है क्या आरएफबीडी खाली नेचुरल पर्सन पे बने, नहीं। अगर हमारा डेटर आर्टिफिशियल कंपनी है, कोई ए लिमिटेड है और उस पर प्रोविजन बननी है, तो वहां प्रोविजन का नेचर जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो नेचुरल पर्सन का नहीं रहेगा, फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन में चेंज होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना मेरी बात, ध्यान से भाई, जिसकी पूंछ उसी को साझे। अगर वो हमारे आर्टिफिशियल पर्सन पर है तो उसका नेचर फिर बन जाएगा आर्टिफिशियल, रिजर्व फॉर डिस्काउंट का। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आप सबको समझ में आ गई बात। तो जी ये था हमारा ये वाला हिसाब किताब, जहां पर हमने देखा, क्या देखा जी सर डिबेंचर और शेयर का बता दो। हाँ ये ना शेयर और शेयर कैपिटल और डिबेंचर ये रिप्रेजेंट करते हैं, इनके पीछे कोई है जो या तो कंपनी के मालिक है, जो ये कंपनी के लोन दाता है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है, पूछो पूछो अंटू पूछो। हाँ जी सर। हाँ ओके, अंटू क्या पूछ रहे हो पूछो, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है।
पूछो ना। अंटू तुम्हारा हैंड रेज है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। प्रोविजन अगर पर्सनल अकाउंट है तो हाँ, पीएनएल में कैसे आता है? दरअसल पीएनएल में आता नहीं है, पीएनएल से पैसा उठा करके रखा जाता है उस पर्सन के लिए जिसको हम असेट सोच रहे होते हैं, कि उस पर कहीं ऐसा ना हो कि हम, क्योंकि देखो वो पर्सन कहां से जनरेट हुआ है अंटू, सेल से, डेटर की सेल से, है ना। डेटर कहां से आया? सेल से, और सेल से मैच करके जीपीएनपी निकाला गया है। तो अगर मान लिया हमने सेल तो कर दी और हमने सेल से मैच कर दिया प्रॉफिट, कल को अगर पैसा डूब जाए तो हमारा तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हिल जाएगा ना, वापस हो आएंगे इस साल के प्रॉफिट में, क्योंकि उस डेटर को जो हम अगले साल ले जा रहे हैं, उस डेटर को आज हमने रियल मतलब सच्ची मुच्ची का सही डेटर मानते हुए हमने क्या किया, प्रूडेंस बेस का ध्यान रखते हुए, श्योर इनकम होने का बेस मानते हुए हमने उसका आज प्रॉफिट बुक कर दिया। लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को कि अगर उसमें कोई शक है तो जितने रुपए उससे डूब सकता है, वो ये नहीं कहता सारी सील डूब जाएगी, जितने रुपए डूब सकता है उसका आज ही हम प्रॉफिट का प्रॉफिट न मान के उठा करके रख दें, पूछ बना दे उसकी, जिससे डेटर है नहीं। अगर मान लो वो आज ही पैसे मांग ले तो क्या होगा, बैड डेट्स हो जाएंगे और पीएनएल में से हटाने पड़ेंगे। तो हम पहले से उतना पैसा हटा करके रख लेते हैं कि जब एक्चुअल में चीज कन्वर्ट होगी तो हम आज का मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा हिलेगा, अगले साल जाकर के पता चलेगा। अगर बैड डेट्स नहीं हुए तो कोई बात नहीं, प्रायर पीरियड इनकम बन जाएगी, आगे आ जाएगी अगले साल में ES5। ठीक है, चलिए जी आइए बेटे, तो यहां तक बात हमारी पूरी हुई। तो हम बात कर रहे थे अपने रिवीजन की, और हमने बात की बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट की। इससे पहले जो हमने बात की थी वो क्या बात की थी, मैंने आपसे बात की थी कि बेटे हम जो रिवीजन कर रहे हैं उसके अंदर हमें जो रिवीजन करना है वो क्या क्या करना था, बताओ बेटे, कहाँ गया, एक मिनट। हमने अपना टारगेट रखा था जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट विद और विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है जी। आइए जरा हम लोग जो कर चुके हैं यहाँ पर रिवाइज, जनरल एंट्री वाला पोर्शन, लेजर वाला पोर्शन, ट्रायल बैलेंस वाला पोर्शन, टाइप्स ऑफ अकाउंट वाला पोर्शन। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, फाइनल अकाउंट वाला पोर्शन, फाइनल अकाउंट विद और विदाउट एडजस्टमेंट। आइए बेटे, अब फाइनल अकाउंट में हम लोग ऐसी क्या चीज रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास का कॉन्सेप्ट है, रिवीजन है ये। जब सारा क्लास का कॉन्सेप्ट का मतलब सारा जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद जाकर के जो चीजें होंगी रिवीजन की वो अलग होती है बेटे। तो मैं लेके चलता हूं आपके लिए 15 मिनट। आइए जी, तो मैंने आपसे कहा था बेटे फाइनल अकाउंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और ट्रेडिंग एंटिटी, दो एंटिटी होती है, प्लीज बेटा वीडियो ऑन रखना, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग वाली। और यहाँ पर क्या है, एक चीज होती है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब किसी भी रीजन से हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी रीजन से हो सकता है कि हम लोग एंट्री नहीं कर पाए, ठीक है। तो ध्यान रखना एक चीज का कि उसी को हम बोलते हैं क्या, एडजस्टमेंट, मतलब जिसकी जनरल एंट्री नहीं हो पाई, लेजर नहीं हो पाया, ट्रायल बैलेंस नहीं हो पाया, ठीक है, उसको डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करना, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। सबसे पहली बात तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। फिर हम आए थे वापस से अपने यहाँ पर कि हमने जो चीजें देखी थी फाइनल अकाउंट के अंदर, हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो देखी थी, एक मिनट। ये फाइनल अकाउंट में मैंने आपसे कहा था कि बेटे दो तरह की एंटिटी है, बिजनेस दो तरह के हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब ट्रेडिंग बिजनेस, जहां पर बना बनाया माल खरीद कर तब बेचते हैं। देखिए जी, जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो क्या था, एक फैक्ट्री थी, एक गोडाउन था, बेटे प्लीज वीडियो रखना, एक फैक्ट्री थी, एक गोडाउन था, ठीक है ना। फैक्ट्री के लिए अकाउंट बनना था, फैक्ट्री अकाउंट,
फैक्ट्री के अंदर स्टोर भी था रॉ मटेरियल का, जो अलग चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वहां पे हम लोग उसको देखते हैं, स्टोर लेजर बनता है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम की बात थी हमारी वो क्या थी, फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस दोनों की अकाउंटिंग होती थी, माल जो कच्चा लाए और लाने में जो खर्च हुआ, और यहाँ पर जितना भी हमारा प्रोडक्शन में खर्चा हुआ, यहाँ से हमारी क्या निकलती थी, पहले अकाउंट से कॉस्ट निकलती थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर आता था, COGM मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर। कहां से आता था बेटे, फैक्ट्री अकाउंट से। और ये निकल के कहा जाता था स्टोर में जाकर के, स्टोर नहीं, शॉप में मतलब गोडाउन में, ठीक है, गोडाउन में जाकर के माल फिनिश गुड्स बैठ जाता था। वहां पर हम देखते थे कल का कुछ पहले से बना हुआ माल है, टोटल ओपनिंग स्टॉक, फिर कुछ नया फिनिश गुड्स बन के आया, फिर कुछ बच गया, तो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आती थी। यहाँ से क्या निकल के आती थी बोले, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पर जब सेल लग देते थे तो क्या निकलता था, GP। ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के केस में, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के केस में हमारे दो अकाउंट बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मतलब फैक्ट्री अकाउंट, और दूसरा शॉप अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जिसको बोलते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो तब जाके हमारा यहाँ पे GP आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये वैल्यू हम लोग निकालना सीखते हैं अब। एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जहां पर रॉ मटेरियल भी और वर्क इन प्रोग्रेस भी और फिनिश गुड्स तीनों तरह की वैल्यूएशन सिखाई जाती है, किस तरह से वो वैल्यू आती है। अभी आज की डेट में तो क्या है, जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो हमें इन्वेंट्री की वैल्यू दे देगा ट्रायल के नीचे, भाई इतने रुपए का स्टॉक है, या ट्रायल के अंदर दे देगा, लेकिन इसको निकालना भी सिखाता है अलग चैप्टर में। नेक्स्ट, तो यहाँ तक तो बेटे GP निकलने तक की कहानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दो पार्ट में थी, एक तो बेटा फैक्ट्री अकाउंट और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट मतलब गोडाउन। लेकिन जब ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो वहां पर बेटे मैन्युफैक्चरिंग तो होगी नहीं, वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस होगा। और ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर क्या होगा, सिर्फ माल खरीदते हैं और बेचते हैं। ओपनिंग स्टॉक होगा फिनिश गुड्स का, परचेज होगी वो भी फिनिश गुड्स की होगी, सेल तो फिनिश गुड्स की होती है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, बच गया क्या, GP। सर क्या फिनिश गुड्स खाली ट्रेडिंग बिजनेस में खरीदते हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं खरीदते, हो सकता है खरीद ले। जैसे मारुति का एग्जांपल बड़ा अच्छा रहता है कि मारुति अपने गुड्स को, सारे गुड्स खुद नहीं बनाती, कुछ गुड्स बाहर से बनवा करके उनको देखती है उनके स्टैंडर्ड का है तो अपनी ब्रांडिंग कर देती है उस पर, तो बने बनाए गुड्स वो खरीद लेती है, खुद मैन्युफैक्चर तो करती है। तो ऐसी जगह पर कभी कभी फिनिश गुड्स की परचेज भी मिल जाए तो घबराना नहीं होता। एनीवे दोनों अकाउंट से क्या निकल के आएगा बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट तक बात सेम बन गई हमारी, GP निकल के आया, फिर हमारे कहाँ कहानी बढ़ी, P&L, P&L में बाकी के खर्चे और लॉस, और फिर हमारा नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट में क्या था, हमारे लायबिलिटीज एसेट्स। आओ जरा काम की बात, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में कौन सी चीजें आएंगी, इसका मैंने आपको दो लाइनें लिखाई थी, माल के बनने तक का खर्चा, क्या कहा मैंने बेटे, माल के बनने तक का खर्चा, और डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स सोल्ड है तो ही खर्चा ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। यहां पर अदरवाइज बाकी सब चीजें कहां पे चल जाएंगी, P&L में, ठीक है। जैसे फ्रेट इनवर्ड, जितना माल आ रहा है उस पर खर्चा है जी, और डायरेक्टली रिलेटेड हो सकता है सोल्ड यूनिट से, इसलिए वो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग में, अदरवाइज कहां आएगा बेटा, P&L में। अगली बात यहाँ पर एक चीज बड़े काम की थी यहाँ पर, जिसमें अक्सर बच्चों से गलती हुई बेटे, फैक्ट्री वाली जो जितनी भी खर्चे हैं वो सारे के सारे फैक्ट्री अकाउंट में आएंगे, चाहे डेप्रिसिएशन हो या फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो, मशीनरी वगैरह वगैरह। आइए जी, तो फिर हम आगे बढ़े थे फाइनल अकाउंट के चैप्टर में, यहाँ तक की कहानी के बाद में फिर तो बेटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी और वहां पर थी एडजस्टमेंट्स। आइए जरा एक लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट और देखते हैं फटाफट से। इसमें जो स्पेशल चीज थी वो क्या थी, हमारी डेटर क्रेडिटर वाली एडजस्टमेंट थी, फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स, जैसे क्रेडिटर्स, उस पर डिस्काउंट और रिजर्व फॉर डिस्काउंट। याद है रिजर्व फॉर डिस्काउंट, जब रिजर्व फॉर डिस्काउंट की, देखो मैं सिर्फ यही एक एडजस्टमेंट है जो रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि बाकी एडजस्टमेंट तो आपने पढ़ रखी होती है, दिक्कत इसमें आती है बेटा। यहाँ पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट एक लेजर बनाते थे हम लोग, याद है आपको, रिजर्व फॉर डिस्काउंट का हम लोग एक लेजर बनाते थे, ये रहा लेजर। ओपनिंग वाली रिजर्व फॉर डिस्काउंट और क्लोजिंग वाली रिजर्व फॉर डिस्काउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और बाकी पोर्शन कहा जाएगा P&L में। इसी चीज को हम लोग क्या करते थे, वहां पर रटते थे, कई बार तो रटना नहीं था, हमने इसको सीखा था बहुत गहराई से। तो आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे, वो जो आपने इतनी मेहनत कर रखी है उसका यूटिलाइजेशन करें। और ये रिवीजन का देखो पर्पज सिर्फ ये रहता है कि कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड बात है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात है ही नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनल अकाउंट में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जो अलग से रिवाइज कराई जा सके, सिर्फ फॉर्मेट ही है या टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो अगली बात करते हैं जी।
ठीक है जी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे लगी। बीआरएस, बीआरएस की बात करते हैं फटाफट से। बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चलिए मैं यहीं पे लिख के करा देता हूँ फटाफट से। तो जी बेटे, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमारी जो चीजें थी, हाल तो इसी में है, इसी फाइल में है, मैं वही खोल लेता हूँ ना, आपका टाइम बच जाएगा। ये रहा। लो बेटे, अब क्योंकि बात रिवीजन एग्जाम के हिसाब से करने की है तो मैं वही बात करूंगा। दो तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, नहीं उसकी वीडियो में दूंगा। कैश बुक, सब्सिडी बुक, ये सब टाइप्स ऑफ बुक, कैश बुक का जितना पार्ट बीआर से रिलेटेड है वो सारा हो गया, ट्रिपल कॉलम, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, लेकिन जो थ्योरी है पूरी की पूरी वो सारी सारी वीडियो अलग है। आइए जरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम। बेटे दो तरह के क्वेश्चन है, नंबर एक फुल डिटेल वाला क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आपको मैंने बताया था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमने जो फंडा बना रखा है उसमें क्या करना है, अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आए और उसमें भी अगर मान लो सिंगल ट्रांजैक्शन पूछी जाए और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आंसर रिवर्स करना है, अदरवाइज नहीं। तो वो क्या फंडा था जी जो हमने बना रखा था यहाँ पे हो गया मैडम के आने का टाइम हो गया मेरे मिसेज के, इसका मतलब तूफान देखा मैंने क्या। आइए बेटा, कुछ क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। क्या बीआरएस बनाना मैंडेटरी है? नंबर एक बात, सबसे पहली बात, क्या बीआरएस बनाना मैंडेटरी है विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक? कि बार बार डाउट आता है बच्चों को कि भाई एडजस्टेड कैश बुक वाला मेथड बनाना जरूरी है क्या? देखिए जरा आंसर, अगर भाई मंथली बना रहे हैं तो ऑप्शनल है कि आप चाहे कैसे भी बीआरएस बनाओ, एडजस्टेड कैश बुक की हेल्प लो या ना। लेकिन अगर ईयरली बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप हमेशा एडजस्टेड कैश बुक मेथड से ही बनाएंगे। समझे? नहीं समझे? नेक्स्ट, अगली बात, बीआरएस जब विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं बेटे, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं। किस चीज का रेक्टिफिकेशन करते हैं? अगर कोई चीज छूट गई है, दो चीजें, हम इनको एडजस्ट करेंगे, हम इनको एडजस्ट करेंगे। नंबर वन, अगर कोई एरर कैश बुक में है वो एडजस्ट करेंगे। अगर कोई ओमिशन एरर है, मतलब कि कोई एंट्री खाली पासबुक में दिख रही है, बैंक वालों ने कर दी अपनी तरफ से और कैश बुक में नहीं आई, आ पाई है, उसको बोलते हैं ओमिशन एरर यहाँ पर तो भाई उसको कर देंगे। फिर जो अपडेटेड बैलेंस होगा उसको लेकर के हम लोग बीआरएस शुरू करेंगे। मैंडेटरी है कब? एट ईयर एंड, मंथली में ऑप्शनल है। देखो बेटे एक अगली चीज, क्या विदाउट द हेल्प ऑफ कैश बुक में, विदाउट द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक में क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिंपल हो जाएगा जी, जो बैलेंस आया उसी को लेकर के बीआरएस बनाना शुरू कर देंगे। अगली बात बेटे, बिजनेसमैन की बुक क्या होती है? कैश बुक। और बैंक वाले की बुक क्या होती है? पासबुक। कैश बुक वाली एडजस्टमेंट होती है, पासबुक में कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है। डेबिट बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसको, पॉजिटिव बैलेंस भी बोलते हैं इसको। जब भी यहाँ पर, एक मिनट होल्ड करना, हाँ जी, जो कैश बुक है बेटे उसी को एडजस्ट करेंगे, है ना, और पासबुक को कभी भी एडजस्ट नहीं करते। कैश बुक के और पासबुक के कुछ बैलेंसेस का रिवीजन बहुत जरूरी है। डेबिट बैलेंस कैश बुक का क्या कहता है? पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में। यही बात पासबुक कैसे बताती है? क्रेडिट बैलेंस के जरिए। डेबिट बैलेंस अगर पासबुक में है तो ओवरड्राफ्ट, और क्रेडिट बैलेंस अगर इधर कैश बुक में है तो वो ओवरड्राफ्ट, तो ये नेगेटिव बैलेंस को शो करती है। कॉमन है दोनों के यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के जो टाइप 1 है वो क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी भी आपको इस चीज के बारे में बताया है ना।
यहाँ पर जो हम रूल लेंगे उसमें बस एक ही जगह पे हमारा आंसर एग्जाम में रिवर्स होगा, जब एक सिंगल ट्रांजेक्शन पूछी और स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट हो। आइए जरा, तो कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया था। एक मैंने बताया था आपको, बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है और एंडिंग पॉइंट हमारा पासबुक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई पासबुक में क्या हो रखा है। पासबुक में अगर किसी चीज को जोड़ रखा है तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर अगर कैश बुक में उसको जोड़ नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। ध्यान से बेटे, क्या कहा मैंने, मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से। बेटे जब कैश बुक से स्टार्टिंग की जाएगी और पहुंचा जाएगा कहां पर, पासबुक के बैलेंस पे, तो वहां पर क्या रूल लगेगा, बिजनेसमैन के अनुसार नहीं, बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा, क्योंकि बिजनेसमैन एक तरह से बैंक को मनाने के लिए जा रहा है। बेटा प्लीज वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन करो बच्चों। अब ये अगर हम लोग एडजस्टेड कैश बुक मेथड से कर लेंगे तो कैश बुक क्या करेगी, अपने बैलेंस को एडजस्ट करके तब स्टार्ट करेगी, स्टार्टिंग पॉइंट रखेगी एडजस्टेड वाला, और उसको लेकर के तब बीआरएस बनाएगी। और अगर मान लिया ये जो चीज है बिना एडजस्टेड कैश बुक के करेगी, तो वो क्या करेगी, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं करेगी, सीधा सीधा जो बैलेंस दे रखा है सीधा उसी उसी बैलेंस को लेकर के हम लोग बीआरएस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंस है। अगला रूल है हमारा क्या, पासबुक टू कैश बुक का। आइए जरा देखते हैं। अगर हमारा रूल पासबुक टू कैश बुक है, वो कब लगेगा जी वो तब लगेगा जी जब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक हो और बेटा एंडिंग पॉइंट हमारा क्या हो, कैश बुक हो। आइए जरा देखो, पीछे देखो। अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक हो और एंडिंग पॉइंट हमारा कैश बुक हो, तो रूल क्या लग जाएगा, फिर कैश बुक के अनुसार बिजनेसमैन का के अनुसार, यानी कि बैंक का उल्टा। अगर कोई काम कैश बुक में हो रखा है, पासबुक में नहीं हो रखा है। अभी ऑडियो ओके है, ऑडियो वीडियो सब ओके है। बेटे बारिश हो रही है, बात बहुत तेज। चलिए जी, तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, बैंक का उल्टा। अगर कोई काम बैंक ने कर रखा है, बिजनेसमैन ने नहीं कर रखा है, तो हमें क्या करना है, वो रिवर्स कर देंगे। ठीक है आइए जी, अब अगली बात यहाँ पे क्या रिवाइज करना है बेटे, रीजन फॉर डिफरेंसेस। एक होता है टाइमिंग डिफरेंसेस, जैसे चेक इशू कर दिया लेकिन बैंक नहीं पहुंचा, चेक जमा कर दिया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये सब के टाइमिंग डिफरेंसेस है, जहां पर काम तो होना पक्का है लेकिन थोड़ा सा डिले है, और वो नेचुरल डिले है, एक बहुत ही जस्टिफाइड डिले है। तो ऐसे जो रीजन होते हैं डिफरेंसेस, वो क्या कहलाते हैं, हमारे टाइमिंग डिफरेंसेस कहलाते हैं, जहां पर टाइम का डिफरेंस है, बस काम तो होगा। ठीक है नेक्स्ट किसी को हम क्या बोलते हैं, देखिए जरा, कुछ होते हैं ट्रांजैक्शन एरर, ट्रांजैक्शन डिफरेंस। ट्रांजैक्शन डिफरेंस मतलब भाई कोई ट्रांजैक्शन बैंक ने कर रखी है लेकिन बिजनेसमैन ने नहीं कर रखी है। ठीक है, बैंक ने जैसे अपने यहाँ पर इंटरेस्ट जोड़ रखा है, कोई चार्ज डेबिट कर रखे हैं वगैरह वगैरह कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है वगैरह वगैरह, उसके अकॉर्डिंग काम हो रखा है, लेकिन लेकिन क्या हुआ बेटा कि बिजनेसमैन नहीं कर पाएगा उस काम को। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। और बाद में जब ईयर एंड हुआ, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाने चले और हम लोगों को जब करना हुआ उस स्टेज पर, तो वो क्या हुआ बेटे, वहां पर ऐसे केस में बेटे ऐसे केस में डिफरेंस आना ही आना बनता है। और ये आना किस वजह से हुआ बेटे, ये डिफरेंस किस वजह से आना हुआ बताओ। ये आना हुआ बेटे मतलब नॉलेज ना होने की वजह से, क्योंकि कुछ काम बैंक अपने आप कर रहा होता है अपने टाइम के हिसाब से, जिनका कोई फिक्स टाइम हमें पता थोड़ा होता है। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट जोड़ देना सेविंग वाले पे, है ना, चार्ज डेबिट करना, है ना, करंट अकाउंट है किसी का, चार्ज डेबिट हो रहा है, एसएमएस का चार्ज वगैरह वगैरह, है ना। कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हमने दे रखी होती है बैंक को, ईसीएस जिसको बोलते हैं, कि भाई टाइम से हमारी इंस्टॉलमेंट कट कर लेना वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटे, ऐसी जो चीजें हैं यहाँ पर ऐसे केस में एक मिनट होल्ड करना है, क्लाइंट का फोन, बस एक मिनट। अच्छा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि
हमने बोल रखा भाई टाइम से हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, टाइम से हमारे हाउसिंग लोन की इंस्टॉलमेंट काट लेना वगैरह वगैरह। तो ये क्या होता है कि वो तो अपना टाइम से काट लेगा, हमें याद नहीं रहेगी कि बात जब हम देखते हैं अरे वो ट्रांजेक्शन तो होगी, तो वो होता है ट्रांजेक्शन डिफरेंस। नेक्स्ट और बेटे एरर, मान लिया हमारे यहाँ पर कोई मिस्टेक है, कहाँ पर कैश बुक में होनी थी एंट्री कुछ और, लेकिन हमने गलती कर रखी, तो उस वजह से भी एरर हो सकता है, गलती तो हो सकती है ना, और ये गलती जरूर है ना हमारे से होगी, बैंक से भी हो सकती है। जब बात एडजस्टेड कैश बुक की होगी तो वो वाली गलती नहीं एडजस्ट की जाएगी जो बैंक ने कर रखी है, सिर्फ एरर जो कैश बुक होंगे सिर्फ उनको एडजस्ट किया जाता है। खैर कुछ और डिफरेंस भी है, कुछ और रीजन में जो डिफरेंस के रीजन होते हैं, जैसे कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट कर दे हमारे खाते में पैसा, ठीक है ना, कैश जमा कर दे बैंक में, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटे, यहाँ पर बैंक ने तो जमा कर दिया लेकिन बिजनेसमैन को पता नहीं है, तो वो डिफरेंस तो आना ही है ना भाई, बैंक वाला ज्यादा बैलेंस बता रहे होंगे है ना, और हमें हमारे यहाँ पे कम होगा। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, आप जब आओगे इंटर में तो आपको पता चलेगा बैंकिंग कंपनीज में अकाउंटिंग करते हुए बिल्स फॉर कलेक्शन एक चीज होती है, जहाँ पर बिल कलेक्ट करने के लिए बैंक को दे दिया जाता है कि भाई जब पैसा आ जाए तो हमारे खाते में जोड़ देना, और जब तक नहीं आता तब तक हम भी ना अपने खाते में जोड़ देंगे। चेक का केस अलग होता है, चेक में पेमेंट क्लियर होने होना होता है, हम ये मान के चलते हैं पार्टी ने पैसा दिया तो चेक देगा क्लियर करेगा करेगा, लेकिन यहाँ पर हम अकाउंटिंग एकदम से अपने खाते में नहीं करते, यहाँ पर तभी करते हैं जब बैंक बोलता है कि आगे पैसे, तो मान ले कलेक्ट हो गया और वो बताना भूल गया या देर में उनको पता चल रहा है, तब तक हम थोड़ा ना अपने आप एंट्री करते हैं बिल्स ऑफ कलेक्शन। खैर चलिए, तो बेटे कुल मिलाकर ये बात थी, जब एडजस्टमेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा कौन कौन से एरर एडजस्ट करने पड़ेंगे हमें अगर हम एडजस्टेड कैश बुक मेथड कर रहे हैं। एक तो एरर इन कैश बुक, अगर गलती कैश बुक में है, पासबुक वाली गलती शायद दिख भी नहीं हो, बैंक ने गलती से जोड़ दिया, गलती से घटा दिया, क्वेश्चन डराएगा इस बात को कह के, लेकिन हमें ऐसा काम नहीं करना, बावजूद इसके कि वो बोलेगा साफ साफ की गलती है बैंक के द्वारा, फिर भी हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन डिफरेंस समझ रहे हो, जो बैंक ने ट्रांजैक्शन कर रखी है लेकिन कैश बुक में ट्रांजैक्शन नहीं हो रखी है, तो बेटे ऐसी वाली चीजों को भी हम उसमें एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थी जी टोटल रिवीजन की कहानी बीआरएस में, इसके अलावा और तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीआरएस में हमें रिवाइज करने के लिए जरूरत पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारा क्या है जिसमें रिवीजन का टारगेट आज का, ठीक लगाइए फटाफट से बीआरएस पे। बीआरएस पे हो गया हमारा, और अब हमारा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बेटे थ्योरी तो मैं आपको ना वीडियो दूंगा, ठीक है ना, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आइए जरा, वैसे हमने अभी ताजा ताजा पढ़ा है चैप्टर, लेकिन कोई बात नहीं हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आइए जी, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को हम लोग रिवाइज करते हैं जी, हमने अभी अभी बना रखा है सारा का सारा, वहीं से रिवाइज करते हैं। जरा फटाफट से देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो दो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट थ्योरी, दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकली हमें चलना है स्टेज नंबर 1। आइए जरा स्टेज नंबर, सबसे पहले एरर का मतलब क्या होता है, एरर का मतलब बेटे प्लीज वीडियो रखना, 10 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। 2 रिवीजन है, मैंने आपसे कहा ना 2 रिवीजन, एक है ड्यूरिंग द क्लास जब लेक्चर चलते जा रहे हैं, 3-4 चैप्टर हो गए, कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज करो, एक है पूरा सिलेबस रिवाइज करना, वहां पर 4-5 लेक्चर होंगे, वहां पर कॉन्सेप्ट फिर थोड़ी प्रैक्टिस, फिर कॉन्सेप्ट फिर थोड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो अलग होता है। टाइप्स ऑफ एरर बेटे, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर, कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन है उनको जरा रिकॉर्ड करें, एग्जाम में थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां डिफरेंट टाइप अकाउंट हो, जहां डेबिट और रिसीवर के बजाय डेबिट और एक्सपेंस कर दिया, मतलब टाइप ही चेंज कर दिया उसका, तो बेटे वो है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपली वाली गलती, प्रिंसिपल सिद्धांत की गलती। दूसरा है हमारा क्लरिकल एरर, अब इसके अंदर आ गया हमारा ओमिशन वाला। ओमिशन वाला मतलब कंप्लीट हम एंट्री करना भूल गए, या फिर डेबिट कर दिया क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट कर दिया डेबिट नहीं किया। कंपनसेटिंग एरर, सेम टाइप्स ऑफ अकाउंट अगर है तो ही हम कंपनसेट बोलेंगे, जैसे एक दोस्त ने दगा दिया लेकिन दूसरे दोस्त ने वफा कर दी, दोस्तों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, लेकिन प्यार ने धोखा दिया तो दोस्त कंपनसेट नहीं कर पाएगा। हाँ, तो बेटे कंपनसेटिंग एरर सेम टाइप कर सकता है, उसके लिए दोबारा प्यार ही करना पड़ेगा। तो मजाक कर रहा हूँ, खैर समझने वाली बात है बेटे, सेम टाइप, दोस्त का कंपनसेशन दोस्त कर सकता है, प्यार का कंपनसेशन प्यार कर सकता है, मतलब जहां टाइप्स ऑफ अकाउंट चेंज हो गया तो फिर तो बेटे वो प्रिंसिपल में गलती आ गई। समझे टू? आइए, तो टाइप्स ऑफ
अकाउंट के अंदर अगर सेम बात है तो कंपनसेटिंग, अदरवाइज वो प्रिंसिपल। वन अकाउंट मिस्टेक इज कंपनसेटेड बाय अनदर अकाउंट सेम टाइम। आइए जी अदर कमीशन एरर, जो बाकी के एरर है बेटे, जैसे सेम इफेक्ट मतलब सम इफेक्ट इन, जो कुछ चीजें हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, यानी कि डिफरेंस आ जाता है, कुछ है जो डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना, जैसे रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग टोटलिंग, है ना, ओमिशन कर दिया, लिखना भूल के ट्रायल बैलेंस के अंदर, या ट्रायल बैलेंस का टोटली रॉन्ग हो गया। एक है कुछ ऐसे हैं जिनसे इफेक्ट नहीं होता, जैसे पोस्टिंग कर दिया हमने कहां पर, पोस्टिंग करेक्ट अकाउंट, करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड, लेकिन अकाउंट गलत था, अकाउंट गलत था, अगर डेबिट साइड में किसी और अकाउंट में कर दिया। एक मिनट होल्ड करना। हेलो तो बेटे ये है क्या, कुछ ऐसी चीजें जिनका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। आइए जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बेटे ये तो थी थ्योरेटिकल पोर्शन वाली बात है, अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन तीनों में से किसी स्टेज पर आ सकता है। जैसे यहाँ पर पहली स्टेज है ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, क्वेश्चन में इस चीज के लिए बताएगा कि अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बना, हमें हिंट पहचानना है क्वेश्चन में। वो सिर्फ ये कहेगा कि अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बना, उससे हमें पता चलेगा कि वो ये वाली स्टेज है। तब यहाँ पर हम आंसर कैसे देंगे, हम छोटे छोटे सेंटेंस बना करके, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बना करके हम आंसर देंगे। भाई फलाने अकाउंट को डेबिट कर दो तो ठीक हो जाएगा, उस वाले अकाउंट को क्रेडिट कर दो तो ठीक हो जाएगा। इस तरह से हम वहां पर एक्सप्लेनेशन देंगे, चाहे वो डबल इफेक्ट हो, देखिए उसको सेंटेंस वाइज देंगे, लाइन बाय लाइन लिख के। अच्छा दूसरी स्टेज है, कुछ ना बोले तो हम हमेशा सेकंड वाली स्टेज मानते हैं। सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन में कुछ बताना भूल गया कि ट्रायल बैलेंस बना है कि नहीं बना है, फाइनल अकाउंट बना है कि नहीं बना है, तो हम ये वाली स्टेज मानते हैं। दूसरा, अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है तो बेटे क्वेश्चन हमें ट्रायल बैलेंस देगा, ट्रायल बैलेंस देगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रायल बैलेंस बना है। बैलेंस शीट तो दे नहीं रहा, बैलेंस शीट देगा तो तब जाके हमें पता चलेगा कि अगली स्टेज है, या बोलेगा साफ साफ पिछले साल की गलती, पिछले साल की गलती, यानी कि पिछले साल तो पैक हो चुका है, यानी कि बैलेंस शीट बनने के बाद वाली स्टेज। इस तरह से पहचान में आएगी हमें क्वेश्चन में। अब ये सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कैसे होगा बेटे, जनरल एंट्री के जरिए, और जहां पर हमें रेक्टिफिकेशन करते हुए हमें ये समझ में आना है कि अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे, वहां पर हम उसको लिखेंगे सस्पेंस का सहारा लेंगे, ठीक है। मिसिंग अकाउंट को हम किसका नाम लेंगे, सस्पेंस अकाउंट का। अगली बात, बिल्कुल डिक्टो सेम काम जो सेकंड स्टेज पर है वो हम थर्ड स्टेज पर भी करेंगे। हाँ, अगर कोई अकाउंट ऐसा आया जिससे ट्रेडिंग पेनल पे इफेक्ट आया, कहां पे आएगा, अगर अगर इस वाले अकाउंट में ट्रेडिंग या पेनल में से रिलेटेड कोई अकाउंट होगा, जैसे ट्रेडिंग पेनल क्या क्या आते हैं, सेल, परचेज, वेजेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ठीक है, कमीशन, डिस्काउंट, बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डेट्स, मतलब कुछ इस तरह की चीजें हुई, अगर वो इफेक्ट कर रहे हैं कहां पर, ट्रेडिंग पेनल पे, तो भाई ऐसे अकाउंट का हमें नाम चेंज करना है, और नाम क्या कर देना, पीएनएल एडजस्टमेंट, बस इतना सा फर्क करना है सेकंड और थर्ड स्टेज में, बस इतना सा, ठीक है। तो ये है जी हमें जो इस चैप्टर में करना होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, इससे ज्यादा रिवाइज करने वाली कोई बात है ही नहीं, ये ड्यूरिंग द क्लास रिवीजन है, नोट आफ्टर द कोर्स रिवीजन। जो आफ्टर द कोर्स है वहां पर क्वेश्चंस के सिलेक्शन के साथ में उनकी सेलेक्टेड क्वेश्चन की रिवीजन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। आइए जी मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ, जो अगला हमारा रिवीजन वाला यहाँ पर टारगेट रहा है। और क्या है जी हमारे रिवीजन का आज का टारगेट, ये रहता है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी हो गया है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो आज का टारगेट है वो तो हमारा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन का टारगेट हमारा हो गया पूरा। हाँ, थ्योरी वाली जो क्लास है ये यूट्यूब पर है, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको अपना टाइम निकाल के देखते रहो, उसमें सारी चीजें हैं। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना जो मेन जो चैप्टर है कंसाइनमेंट, ठीक है जी। तो कंसाइनमेंट हम लोग शुरू करेंगे अगली क्लास में। चलिए फिर मैं यहाँ पर क्लास ओवर करता हूँ जी। ओके देन, बाय बाय।